हाय, मैं हूँ आरजे विधि और आप सुन रहे हैं ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगला चैप्टर शुरू करती हूँ जिसका टाइटल है परफेक्ट वायलिनिस्ट। आलिया और सुमन कॉलेज के गेट से निकलकर अभी बस कुछ ही देर चली थी कि तभी अचानक उनके सामने एक रेड कलर की शानदार फरारी कार आकर रुकी। कार का शीशा नीचे करते ही उसमें से अर्नब ने सीटी बजाते हुए अपना काला चश्मा अपनी नाक तक हल्के से नीचे खिसकाकर आंख मारते हुए उन दोनों से पूछा, हाय गर्ल्स, कहाँ जा रही हो तुम लोग? लिफ्ट चाहिए? जी नहीं शुक्रिया जहांपना, हम लोग चले जाएंगे। आप अपनी सवारी और अपनी ये तशरीफ दोनों यहाँ से ले जा सकते हैं। वैसे भी हम लोग अभी घर नहीं जा रहे हैं, हमें कुछ और काम है। आलिया ने उसकी जबरदस्ती हुए कहा जैसे वो सच में कहीं का शहजादा हो। तभी सुमन ने धीरे से उसको चिमटी काट कर बीच में कहा, चुप, देख कितनी शानदार कार है, चल एक राइड लेकर आते हैं। इससे पहले कि आलिया कुछ रिएक्ट कर पाती, सुमन ने उसके सामने जबरदस्ती की स्माइल करते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, थैंक यू अर्नब। उसकी आंखें उस चमचमाते हुई लाल रंग की फरारी से हटी नहीं रही थी। उसने पहले अंदर आलिया को बिठाया, फिर उसके साथ ही खुद भी बैठ गई। अर्नब ने आलिया को बैठते देख मुस्कुरा दिया, फिर सुमन से बोला, अरे फ्रेंड्स के बीच थैंक्स कैसा, इन सब फॉर्मेलिटीज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाय द वे, तुम लोग कहाँ जा रहे थे? डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम, आलिया ने कहा। तो अर्नब ने एक्सेलरेटर पर पैर दबाया और एक स्लीक यू टर्न लेकर डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम की तरफ चल दिया। लगभग 1 घंटे की दूरी के लिए अर्नब की कार से उसको बस कुछ ही मिनट लगे। वहां पहुंचकर उनको ड्रॉप करके वापस आने के बजाय अर्नब अपनी कार पार्क करके उन दोनों के साथ ही हो लिया। क्या तुम बताओगे कि आखिर हमें तुम फॉलो क्यों कर रहे हो? आलिया ने अपनी भवें चढ़ाकर उससे पूछा। अर्नब ने देखा कि आलिया के थैंक्स बोलने के बजाय वो उससे ही ये सवाल कर रही है कि हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनको कुछ कहने के बजाय मुस्कुरा कर बोला, जरा इस जगह को देखो, कितनी पर और ऊपर से इतनी दूर भी है। कोई तुम्हें खड़े खड़े बेचकर चला भी जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। समझी मैं सकलू, इसलिए मैं तुम दोनों की प्रोटेक्शन के लिए साथ चल रहा हूँ। मुझे लगता है तुम दोनों को मेरी जैसे स्ट्रॉन्ग लड़की की जरूरत पड़ेगी। उसने खुद पर बड़े गर्व से कहा। इस गलतफहमी में मत रहना कि हमें कोई भी कुछ कर देगा, क्योंकि सुमन को तो तुम जानते हो और अब मैं भी सेल्फ डिफेंस अच्छी तरह से जान गई हूँ। और वैसे भी हम यहाँ पर किसी से लड़ने नहीं आए हैं, ओके? इसलिए हमें साथ में किसी गुलाबों की जरूरत नहीं है, आलिया ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। अपना निक नेम फिर से सुनकर अर्नब का मूड खराब हो गया। डैम इट, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इस नाम से अब दोबारा कभी नहीं बुलाना। ठीक है, मेरा जो नाम रखना है रख दो, लेकिन तुम्हारे अलावा अगर और किसी ने भी मुझे इस नाम से बुलाया तो उसकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। उसने अपनी दोनों भवें चढ़ाकर और चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए कहा। फिलहाल वो तीनों आगे बढ़े जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। एंट्री गेट से थोड़ी ही दूरी पर कुछ लोगों की एक लाइन लगी हुई थी और ऊपर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम 45th म्यूजिक फेस्टिवल, जो इस फ्राइडे को ही होने वाला था। दोनों ने वहीं जाकर वो लाइन ज्वाइन कर ली। तुम दोनों म्यूजिक फेस्ट में हिस्सा लोगे? उसने हैरानी से पूछा। इस म्यूजिक फेस्टिवल में कोई आम इंसान कभी हिस्सा लेने के लिए सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पर हर साल म्यूजिक के एक से बढ़कर एक धुरंधर आते थे, जिनसे कंपटीशन करना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। सुमन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हमें यहाँ के रूल्स और कंडीशन पता है, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि आलिया का एक्सेल कॉलेज में भी एडमिशन म्यूजिक कैटेगरी वाले स्पेशल स्टूडेंट कोटा से ही हुआ था। वो कोई आम स्टूडेंट नहीं है, बल्कि एक टैलेंटेड म्यूजिशियन है। जल्दी ही आलिया का नंबर आया तो उसने भी एक फॉर्म लेकर उसको भरना शुरू किया। अर्नब ने देखा कि उसमें वॉयलिन कैटेगरी चुनी थी। अपना फॉर्म भरने के बाद आलिया ने जैसे ही वहां खड़ी एक लड़की को अपना फॉर्म दिया ना, जो सबकी फॉर्म कलेक्ट कर रही थी, तो अचानक गलती से उसके हाथ से छूटकर सभी फॉर्म नीचे गिर गए। उसको सॉरी बोलकर आलिया भी नीचे झुककर फॉर्म वापस इकट्ठा करने में उनकी हेल्प करने लगी। अचानक उसकी नजर एक फॉर्म पर पड़ी जिस पर लिखा था, ग्रुप ए फर्स्ट कंटेस्टेंट अलीशा मल्होत्रा, इवेंट वॉयलिन। उसको देखकर आलिया चौंकी। क्या ये वही है? नहीं, ये वो नहीं हो सकती। उसने मन ही मन खुद को समझाया। उसको लेकर वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका नाम वहां देखकर उसको काफी बुरी फीलिंग आ रही थी। अर्नब उन दोनों को वापस घर तक छोड़ने के बाद फिर अपने घर चला गया। रात में डिनर के बाद आलिया अपने रूम में गई और सोने से पहले सिद्धार्थ को वीडियो कॉल करके
उसका हाल चाल लेने लगी। वो फिलहाल एक पब्लिक इवेंट अटेंड करके शायद दूसरे शहर गया हुआ था। आलिया ने गहरी सांस भरी। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों हमेशा इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही रहेंगे। सिद्धार्थ ने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल लाते हुए कहा, डोंट वरी, ये बहुत जल्दी वक्त गुजर जाएगा। तभी उसको आज शाम की बात याद आ गई, तो उसने उनसे बिल्कुल नॉर्मली पूछा, क्या तुम्हारी दोस्त अलीशा सच में वायलिन बजाती है? उसकी बात सुनकर कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे वाकई सिद्धार्थ बचपन की पुरानी यादों में खो गया। फिर थोड़ी देर बाद ही नॉर्मल होते हुए बोला, हाँ, वो बचपन में मेरे लिए वायलिन बजाती थी, और वो भी बहुत ही अच्छा। वो एक परफेक्ट वायलिनिस्ट थी। मेरा मतलब अभी होगी, तो इसका मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है। वो फॉर्म वाली अलीशा मल्होत्रा वाकई में सिद्धार्थ वाली अलीशा ही है। आलिया ने एक गहरी सांस ली और खामोश हो गई। फ्राइडे, आज वायलिन कंपटीशन के लिए पहला राउंड होने वाला था। आलिया इस कंपटीशन के लिए मिस रश्मि से आज के लिए ऑफ लेने वाली थी। इसकी परमिशन के लिए जब वो उनके ऑफिस में गई तो वहां पर उसको पहले से ही अलीशा और शमिता मिल गए। अलीशा ने भी वायलिन कंपटीशन के लिए अपना नाम पहले ही रजिस्टर करवा लिया था, और शमिता भी बैकग्राउंड में पियानो पर उसका साथ देने वाली थी। मिस रश्मि ने उन तीनों को ही आज के ऑडिशन के लिए गुड लक कहा। थैंक यू मैम। तीनों ने ही उनके गुड लक विशिंग का जवाब मुस्कुरा कर दिया और अलीशा और शमिता दोनों ऑफिस से बाहर निकल गई। आलिया, 1 मिनट प्लीज। मिस रश्मि ने उनको जाने से पहले रोक दिया और अपनी डेस्क से ही पेपर्स का एक बंडल उठाकर उसको देते हुए कहा, ये तुम्हारी क्लास की एप्टीट्यूड टेस्ट की कॉपीज हैं। वैसे तो ये शरद सर के लिए थी, लेकिन फिलहाल मैंने ही चेक कर दी हैं। आलिया कुछ पल रुकी, फिर उसने एक मुस्कुराहट के साथ रश्मि मैम से पूछा, मम्मी, शरद सर की कॉपीज आपने क्यों मांग की? मिस रश्मि की जगह अगर कोई और होता तो वो कभी भी उनसे ये सवाल न करते, लेकिन अपनी फेवरेट प्रोफेसर से वो काफी क्लोज थी और इस तरह की हल्की फुल्की बातें अक्सर कर लिया करते थे। उनके हाथ में चोट की वजह से प्लास्टर है ना, तो उनको परेशानी ना हो इसलिए मैंने ही चेक कर दी। इसमें कौन सी खास बात है? उन्होंने बात को बिल्कुल हल्के ढंग से कहा, लेकिन इस सिंपल से एक्सक्यूज देने में भी जो उनके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे, वो आलिया की तेज नजरों से छुप नहीं सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस रश्मि, क्लास में शरद सर ने आते ही कहा। उन्होंने अंदर आते हुए मिस रश्मि की बात पहले से ही सुन ली थी। आलिया ने नोटिस किया कि शरद सर के कॉम्प्लीमेंट के बाद रश्मि मैम का चेहरा गुलाबी से अब लाल हो गया था। सर, आपका हाथ अब कैसा है? आलिया ने स्माइल करके पूछा। अरे कुछ नहीं, बल्कि हल्की सी चोट है। पता नहीं क्यों ये टेम्पररी प्लास्टर चढ़ा दिया डॉक्टर ने। बुलाया है कि कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। शरद सर ने लापरवाही से कहा, आपकी इसी लापरवाही की वजह से तो आपको इतनी प्रॉब्लम हुई है, और फिर भी आप सीरियसली नहीं लेते और लगातार काम किए करते हैं, जबकि डॉक्टर ने आपको रेस्ट बताया है। मिस रश्मि की आवाज में हल्की सी नाराजगी जरूर थी, लेकिन इस नाराजगी की वजह थी उनकी केयर। उनकी बात के आगे शरद सर एक पल के लिए चुप हो गए, फिर मुस्कुराकर बोले, वो क्या है ना मिस रश्मि, दरअसल अकेले रहने के कुछ नुकसानों में से एक ये भी है कि रेस्ट करने की हिदायत मिलने के बावजूद सब काम खुद ही करना पड़ता है। अब कोई हाथ बटाने वाला हो तो मुझे काफी रिलैक्स मिल जाए। उन्होंने जानबूझकर इस टॉपिक को उठाया, जबकि उनकी फैमिली में काम करने वाले ऑलरेडी कई लोग थे। उनका असली मतलब ये बताना था कि उनकी मदद तभी हो पाएगी जब उनकी जिंदगी में कोई जीवन साथी आ जाए। उनके बंद शब्दों में कहने के बावजूद उनकी बात का मतलब वहां मौजूद मिस रश्मि और आलिया दोनों ही समझ गईं, जिसे सुनकर मिस रश्मि शर्म की वजह से दोहरी हुई जा रही थी। न जाने आलिया को क्यों लग रहा था कि शरद सर जानबूझकर ये सब रश्मि मैम को सुनाने के लिए कह रहे हैं। तभी शरद सर आलिया के पास आकर बोले, बाय द वे आलिया, तुम्हारे कंपटीशन के लिए ऑल द बेस्ट, और पॉकेट से एक मिनी 5 स्टार चॉकलेट निकाल कर उसको दी। बैक स्टेज की तरफ हाय, मैं हूं आरजे विधि और आप सुन रहे हैं ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शुरू करती हूं अगला चैप्टर, टाइटल केमिकल रिएक्शन। सो आलिया और उसके टीचर्स मिस रश्मि और शरद सर आलिया से बात कर रहे थे। वायलिन कंपटीशन के लिए ऑल द बेस्ट कहने के बाद शरद सर ने आलिया को एक
मिनी 5 स्टार चॉकलेट दी। आलिया उसको देखकर खुश हो गई और फौरन उसको लेकर बोली, थैंक यू सर, और दूसरे हाथ में वो पेपर्स को पकड़े हुए ऑफिस से बाहर चले गई और मन ही मन सोचकर हंस रही थी। लगता है रश्मि मैम को देखकर शरद सर के दिल में भी केमिकल रिएक्शन होने लगता है। अंदर ऑफिस में शरद सर के आ जाने के बाद मिस रश्मि थोड़ी सी नर्वस होकर अपनी सीट पर बिल्कुल सीधी होकर बैठ गई और लैपटॉप पर टाइपिंग करने लगी। उनकी इस बेचैनी को देखकर शरद सर हंस पड़े और अपना वही हाथ उनके चेहरे के बिल्कुल सामने कर दिया। मिस रश्मि ने देखा कि उस हाथ में उनके लिए एक और चॉकलेट थी। आलिया जल्दी से भागकर कंपटीशन वेन्यू पर पहुंची और चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करके आई। हालांकि वहां पर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम था, लेकिन फिर भी सर्दी का मौसम उस स्लीवलेस ड्रेस को पहनने के लिए सही नहीं था। इस ड्रेस कोड में उसको कपकपी लग रही थी। फिर भी उसने अपने दोनों हाथों को अपनी बाहों से रगड़कर खुद को गर्म करने की कोशिश की। फिर अपना वायलिन केस उठाकर बैक स्टेज की तरफ गई। आधे रास्ते पहुंचकर उसने सुमन को कॉल किया। दूसरी तरफ से उसकी कांपती हुई सी आवाज आई, हेलो आलिया, यार आज मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे तेज फीवर हो गया है, शायद सर्दी की वजह से। आई एम वेरी सॉरी यार ये तेरा फीवर भी ना अभी आना था। आलिया ने फ्रस्ट्रेशन में कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और एक गहरी सांस लेकर सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। हालांकि उसको ये पता था कि उसका साथ देने के लिए पार्टनर नहीं होगा और उसको कंपटीशन से बाहर तो नहीं निकाला जाएगा, लेकिन मार्क्स जरूर कम हो जाएंगे। उसने अपनी ड्रेस को समेटा और चेंजिंग रूम का दरवाजा खोलकर बैक स्टेज की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। क्या बात है आलिया, बड़ी जल्दी में हो, कहीं और भी जाना है क्या? आलिया ने पलटकर देखा तो सामने शमिता और अलीशा दोनों ही खड़ी थी और उनके चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। सुमन के टाइम पर ना आने से आलिया पहले से अपसेट थी और अब अपने सामने खड़ी शमिता और अलीशा दोनों को देखकर आलिया का मूड और भी ज्यादा खराब हो गया था, क्योंकि वो जानती थी कि ये दोनों ही इस वक्त यहाँ पर किसी बुरी नीयत से आई हैं। आलिया, मैंने सुना है तुम्हारी माँ नहीं है ना? अलीशा ने ऐसे पूछा जैसे वाकई ये सवाल पूछना उसके लिए जरूरी हो। उसके सवाल को सुनकर आलिया ने एक गहरी सांस ली। उसको पूरी उम्मीद थी वो दोनों इसी तरह का कोई कमेंट करेंगे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो दोनों नफरत में इतनी ज्यादा अंधी हो जाएंगे कि उसके अलावा अब उसकी फैमिली उसकी माँ पर घिनौने कमेंट्स करने पर उतर जाएंगे। आलिया का चेहरा गुस्से में तमतमा उठा और गुस्से से अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली, लेकिन फिलहाल वो वहां किसी तरह का कोई बखेड़ा नहीं करना चाहती थी, वरना उसको कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता था। वो ऊपर से नीचे उतरकर उन दोनों के पास पहुंची और बोली, हटो मेरे सामने से। लेकिन उन दोनों ने ये सुनकर भी अनसुना कर दिया। उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा हो। शायद तुम्हारी माँ मर चुकी है ना? शायद इसलिए तुम्हें किसी ने कोई मैनर्स नहीं सिखाए। अपनी औकात से बढ़कर सपने देखना अच्छी बात नहीं होती आलिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कभी भी इस कंपटीशन में नहीं आती। लेकिन तुम तो खुद को बड़ी 30 मार्का समझती हो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही सब कुछ बदल सकती हो, लेकिन तुम्हारा ये सपना बहुत जल्दी टूटेगा। और तुम ये जो सिद्धार्थ के दम पर आसमान में उड़ रही हो ना, बहुत जल्दी नीचे जमीन पर आकर गिरोगी। बस तुम्हारे ये पर कटने की देरी है। शमिता ने उसके बालों की लहराती हुई एक लट को अपनी उंगलियों में लपेटकर उससे खेलते हुए कहा। अलीशा भी शमिता की बात से सहमत होकर बोले, बिल्कुल सही कहा शमिता, लेकिन क्या है ना कि कुछ लोग तो इतने ढीठ होते हैं कि उन्हें चाहकर भी कभी शर्म नहीं आ सकती। हम इसका क्या कर सकते हैं? इसी दौरान शमिता ने चुपके से अपना पैर उसकी ड्रेस के निचले हिस्से पर रख दिया, जो उसको गिराने के लिए काफी था, जिसको आलिया ने नोटिस नहीं किया। अगर वो अपनी जगह से आगे बढ़ती तो भले ही उसको ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन उन दोनों के सामने शर्मिंदा जरूर हो जाती और साथ ही अपनी उस वाइट ड्रेस के गंदी हो जाने पर फिर वो कंपटीशन में पार्ट भी नहीं ले पाते। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। इससे पहले कि वो आलिया को गिरा पाती, उसने अलीशा के गाल पर भरपूर थप्पड़ जड़ दिया और वो अपना गाल पकड़े हक्की बक्की होकर खड़ी हुई उसकी तरफ देखने लगी। और सिर्फ अलीशा का ही नहीं, बल्कि शमिता का भी मुंह हैरानी से खुला हुआ था। उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों से घिर जाने के बाद भी उसमें इतनी हिम्मत बाकी थी कि अकेली ही उनसे भिड़ सकती थी। उसकी कॉन्फिडेंस का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसका सबूत अलीशा के गाल पर मौजूद था। उस पर उसकी 4 उंगलियों के निशान दूर से ही बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे और उसका गाल भी सूज कर लाल हो गया था।
जिससे ये जाहिर हो रहा था कि उसने कितने फ्रस्ट्रेशन में उसको वो थप्पड़ मारा होगा। अलीशा ने अपने गाल को सहलाते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। वो अभी भी उसके ऐसे रिएक्शन का यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन इस बार आलिया पर उसकी गीदड़ धमकी का जरा सा भी असर नहीं हुआ, बल्कि वो तो उसको और भी चढ़ाते हुए बोली, अगर मेरे हाथ उठाने से तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है तो कहो, मैं तुम पर हाथ की जगह लात उठा दूं। आलिया के इन शब्दों ने अलीशा के गुस्से की आग में घी पड़ने जैसा काम किया और उसने भी उस पर हाथ उठाना चाहा, लेकिन 2 स्टेप्स ऊपर खड़ी आलिया के चेहरे तक उसके हाथ का पहुंचना आसान नहीं था, जिससे वो आसानी से बच सकती थी। उसने बीच में ही अलीशा का हाथ रोक लिया और बोली, क्या तुम झगड़ा करना चाहती हो? मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली पर अगर एक भी कमेंट किया तो ऐसा हाल कर दूंगी कि आईने में देखकर खुद को पहचान नहीं पाओगे। ये कहते हुए उसने उसके हाथ को पीछे झटक दिया। आलिया के लिए उसकी फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती थी। अगर किसी खरगोश को भी बार बार इरिटेट किया जाए तो वो भी पलटकर काट ही लेता है। आलिया तो फिर भी एक इंसान थी। वो कभी भी अपनी मां से नहीं मिली थी। जब वो छोटी सी थी ना, तभी आस पड़ोस के लोग कहते थे कि उसका किसी और के साथ कोई अफेयर था और वो अपनी फैमिली को छोड़ गई। कुछ कहते थे कि उसकी मां पैसों को ज्यादा वैल्यू दिया करती थी, इसलिए प्रशांत कपूर जैसे सीधे साधे मामूली आदमी के साथ अपने बच्चों को भी छोड़कर चली गई। बचपन से ही इन सब बातों का उस पर ऐसा नेगेटिव असर पड़ा था कि जब भी आसपास के बच्चे उसको उसकी मां के बारे में चिढ़ाते थे तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और अपना आपा खो दिया करती थी। फिर उन बच्चों को पत्थर या किसी भी चीज से मारकर उनको बुरी तरह घायल कर दिया करती थी। अक्सर उनके पेरेंट्स प्रशांत जी के पास जाकर उनकी बेटी की शिकायतें करते थे, लेकिन फिर भी आलिया वैसे ही रहती और अपनी मां के बारे में कुछ भी कहने वाले को कड़ा जवाब दिया करती। मां, इस शब्द ने आलिया के छोटे से मन पर ऐसा असर डाला कि अब किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने उसकी मां पर कोई भी नेगेटिव कमेंट करके आसानी से नहीं जा सकता था। हाय, मैं हूं आरजे विधि और आप सुन रहे हैं ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शुरू करती हूं अगला चैप्टर। टाइटल, सुपरहिट परफॉर्मेंस। अलीशा की हालत देखकर शमिता थोड़ा पीछे हट गई। उसकी हिम्मत नहीं थी कि आलिया की सुलगती हुई लाल आंखों का सामना कर सके। वैसे भी वो एक सेलिब्रिटी थी। अलीशा की तरह वो अपने खूबसूरत चेहरे पर वैसा जबरदस्त थप्पड़ नहीं खा सकती थी। एक सेलिब्रिटी के लिए उसकी सबसे कीमती चीज होती है उसका चेहरा। किसी भी सेलिब्रिटी के चेहरे पर छोटा सा दाग लगते ही हमेशा के लिए उसका करियर खत्म हो जाता है, और वो भी खासकर तब जब वो एक स्ट्रगलिंग हीरोइन हो। तो अब कौन शर्मिंदा है? आलिया ने गर्व से अपने ठोड़ी उठाकर पूछा। तो मैं तुम्हें। अलीशा अभी भी उसको खोखली धमकी देने वाली थी, लेकिन आलिया ने बीच में ही उसको टोकते हुए पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, अगर फिर दोबारा मेरी माँ या मेरी पूरी फैमिली के बारे में कुछ भी कहा ना, तो अभी के अभी एक और थप्पड़ खाओगे, और मेरा यकीन करो दूसरा थप्पड़ भी पहले वाले से जरा भी कम नहीं होगा। अलीशा में अब दोबारा इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो आलिया से उलझ पाए। उनको धमकी भरे अंदाज में झड़क कर आलिया वापस सीढ़ियां चढ़ गई। अपनी भड़ास निकालने के बाद अब उसको काफी कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। सुमन सही कहती है, जब लात का इस्तेमाल करके आसानी से जीत सकते हैं तो फिर बाद में टाइम वेस्ट करना कैसा? वो मन ही मन सोच रही थी। अलीशा, तुम ठीक तो हो ना? परफॉर्मेंस का टाइम हो रहा है, शमिता ने अलीशा से कहा। लेकिन मैं ऐसे चेहरे के साथ परफॉर्म नहीं कर सकती, अलीशा रोने जैसी शक्ल बनाकर बोली, और कुछ ही पल बाद गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोली, अगर मैं परफॉर्म नहीं कर सकती तो वो भी नहीं कर पाएगी। आलिया बैक स्टेज में जाकर बैठ गई। वो इसी उधेड़ बुन में थी कि स्टेज पर अकेले परफॉर्म कैसे करेगी। वहीं थोड़ी दूरी पर सामने दीवार पर एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी, जिस पर मेन हॉल का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। थोड़ी देर में सभी कंटेस्टेंट अपनी बारी पर स्टेज पर परफॉर्म करने वाले थे। थोड़ी देर बाद स्टेज पर होस्ट आया और उसने अनाउंसमेंट किया, और अब जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए स्टारडम नाइट ग्रुप का, जो अपनी शानदार परफॉर्मेंस से आज के प्रोग्राम की ओपनिंग करने जा रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर स्टारडम नाइट। ये सुनते ही सभी ऑडियंस और कंटेस्टेंट जोश से भरकर स्टारडम नाइट के लिए चिल्लाने लगे।
आखिर एक सरप्राइज ओपनिंग थी जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और स्टारडम नाइट की पॉपुलैरिटी सिर्फ एक्सेल कॉलेज तक ही नहीं सिमटी थी, बल्कि उसके फैंस जगह जगह फैले हुए थे। ये बात उनकी आज की सुपरहिट म्यूजिकल परफॉर्मेंस के दौरान साफ नजर देखी जा सकती थी। अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद स्टारडम नाइट ग्रुप के तालियों और सीटियों की गूंज स्टेडियम के बाहर तक सुनी जा सकती थी। ओपनिंग परफॉर्मेंस के बाद तीनों ही स्टेज से नीचे आ गए और वहां का स्टाफ उनके ठहरने के लिए उनके लिए पहले से रिजर्व एक शानदार लाउंज में ले गया। सिद्धार्थ सर, प्लीज आप लोग तब तक यहाँ रेस्ट कीजिए। अब हम लोग सभी कंटेस्टेंट को जल्दी से रेडी करके कंपटीशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि स्टेडियम के स्टाफ की हेड वहां से जाती, सिद्धार्थ ने उसको रोक लिया। 1 मिनट प्लीज, क्या आप मेरा एक काम कर देंगी? सिद्धार्थ ने बड़े अदब से मुस्कुराकर उससे पूछा। बैक स्टेज उधर आलिया भी स्टारडम नाइट ग्रुप को देखकर खुशी से झूम उठी थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि किसी तरह से ईशान को अपने परफॉर्मेंस में सुमन की जगह अपना पार्टनर बना सके तो उसका काम बन जाएगा। लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि उसको कॉल करे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो तीनों उसके दोस्त नहीं बल्कि फेमस सेलिब्रिटी हैं। अगर ईशान ने उसकी हेल्प कर दी तो न सिर्फ उसका परफॉर्मेंस कई गुना बेहतर हो जाएगा, बल्कि शायद वो इस कंपटीशन की विनर भी बन जाए। अभी वो ये बात सोच ही रही थी कि उसके पास एक लड़की भागती हुई आई, जिसकी आई कार्ड में बैकस्टेज डिस्पैचर का टैग भी लगा हुआ था, और उसके पास आकर मुस्कुराकर बोली, क्या आप कंटेस्टेंट नंबर 101 हैं? जी। आलिया ने हैरानी से उस लड़की को देखा। आप ही का नाम आलिया है ना? उसने फिर से दोबारा से कंफर्म करने के लिए पूछा। जी हाँ, मेरा ही नाम आलिया है, लेकिन आपको मुझसे काम क्या है? इस बार वो और भी ज्यादा हैरान थी। वेल, स्टारडम नाइट ग्रुप के तीनों सुपरस्टार यहाँ पास में ही लाउंज में रुके हुए हैं और आपको बुला रहे हैं। उन्होंने मुझे आपको लाने के लिए कहा है। उस लड़की ने कहा। मुझे? लेकिन मैं तो अभी थोड़ी देर में परफॉर्म करने वाली हूँ, मुझे क्यों बुलाया है? आलिया ने अपनी भवें चढ़ाकर पूछा। वो उसकी बातों से थोड़ी डाउट में लग रही थी। 2 बातें उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि जब वो इस लड़की को नहीं पहचानती तो उसने इसको कैसे पहचान लिया, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जब उसने खुद सिद्धार्थ, ईशान या रोहित में से किसी को भी ये नहीं बताया था तो स्टारडम नाइट ग्रुप को कैसे पता कि वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आई है? वो लड़की अभी भी उसको डाउटफुल लग रही थी। पता नहीं है यहाँ के स्टाफ की है भी या नहीं। वो लड़की उससे बड़े प्यार से पेश आ रही थी और उसको अपने साथ आने के लिए कन्विंस कर रही थी। अब ये तो मुझे नहीं बताया, शायद कुछ जरूरी काम है, आपसे अभी मिलना चाहते हैं। वो लड़की ने इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। आलिया की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिलहाल उसने डिसाइड किया कि वो जाकर कम से कम देख लेगी कि किस बात के लिए उससे अभी बुला रहे हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ आपके साथ। वो उस लड़की के साथ चलने के लिए मान गई और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। कंपटीशन शुरू होने से पहले आलिया उस लड़की के साथ उसके कहने पर स्टारडम नाइट ग्रुप के पास चली। हालांकि उसको कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा लग रहा था तो वो पहले से ही इसके लिए अलर्ट हो गई। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक जोड़ी हाथों ने उसको अंदर खींच लिया। वो बुरी तरह से चौंक गई। जब उसने देखा कि सामने रोहित खड़ा मुस्कुरा रहा है, तब जाकर उसकी जान में जान आई। अरे यार, बस कुछ ही हफ्तों में हमें भूल गई और अभी भी ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे हमें पहचानती ही नहीं हो। उसकी शिकायत पर आलिया थोड़ा छेम गई। सच में इतने दिनों में सबको वो भूल चुकी थी। अगर कोई याद था तो वो सिर्फ सिद्धार्थ। लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसने हैरानी से पूछा। रश्मि मैम ने हमें बताया। आज सुबह ही हमें यहाँ के लिए ओपनिंग परफॉर्मेंस करने के लिए इनविटेशन मिला, तभी हम लोग यहाँ पर आ गए। वो मुस्कुरा कर बोला। और कॉलेज के सेशन का फर्स्ट डे भी मिस कर दिया, रोहित ने भी कमेंट किया। ईशान के ऐसा कहते ही आलिया की आंखों में चमक आ गई। वो ईशान के पास गई और उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, ईशान, आज मेरी पार्टनर फीवर की वजह से नहीं आ पाई है और मुझे बिना किसी सपोर्ट के अकेले ही परफॉर्म करना पड़ेगा। इससे परफॉर्मेंस पर तो असर पड़ेगा ही, हो सकता है कि मैं इस राउंड से बाहर भी हो जाऊं। इसलिए क्या तुम प्लीज मेरी हेल्प करोगे? मेरे लिए पियानो से बैकग्राउंड प्ले करके मेरी हेल्प कर दोगे? उसकी बात सुनकर ईशान हंस दिया और बोला, तो फिर तुम मुझसे ये क्यों कह रही हो? तुम्हें इसके लिए मुझसे नहीं बल्कि सिद्धार्थ से कहना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रुप का सबसे फाइन आर्टिस्ट वही है। गिटार हो या पियानो, हम सब में सबसे अच्छा वही प्ले करता है। रियली? ईशान की बात सुनकर आलिया हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोले, इसका मतलब तुम शायद जानती नहीं आलिया,
मैं गिटारिस्ट और पियानिस्ट जरूर हूं, लेकिन मुझे इसमें परफेक्ट सिद्धार्थ नहीं बनाया है। एक तरह से वो हम दोनों का ही टीचर है, जिसने हम दोनों को ही एवरेज से बेटर बनाया है। ये सुनते हुए आलिया की आंखें चौड़ी हो गईं और हैरानी से सिद्धार्थ की ओर देखने लगी। इस लड़के का तो हर दिन कोई ना कोई नया राज खुलता है। आखिर ऐसे और कितने राज हैं जो मुझसे छुपा रखे हैं? आलिया खामोश खड़ी सोच रही थी। अब उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में एक रिक्वेस्ट भी थी, जिसका मतलब था कि आज के कंपटीशन की उसकी हेल्प कर दे। लेकिन सिद्धार्थ ने तो नक्कर कहा, मुझे कुछ नहीं आता, जाओ किसी और को ढूंढो हेल्प के लिए। उसके होठों पर एक शरारती भरी मुस्कुराहट थी। उसके सताने पर आलिया ने उसका हाथ और भी कस के पकड़ लिया और उसे किसी छोटी सी बच्ची की तरह जिद करते हुए बोली, प्लीज प्लीज सिद्धार्थ, तुमसे बेहतर तो कोई नहीं है ना, यू आर द बेस्ट। उसको इस तरह से मस्का लगाते देख वो भी हंस पड़ा, लेकिन फिर भी अपनी हंसी को रोकते हुए फिर चेहरे पर अपना वही एटीट्यूड बरकरार रखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। हाय, मैं हूं आरजे विधि और आप सुन रहे हैं ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अब चलें कहानी को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं अगला चैप्टर। टाइटल, रियल पार्टनर। रोहित दूर से ही सिद्धार्थ और आलिया का ये रूठना बनाना देख रहा था। फिर वो ईशान के पास जाकर बोला, यार हमेशा सिद्धार्थ जैसे लड़कों को आलिया जैसी लड़की कैसे मिल जाती है जो उसकी कदर ही नहीं करता। सच में यार, ये दुनिया बड़ी जालिम है। ईशान ने उसको थोड़ी हैरानी से देखकर बड़े आराम से पूछा, तू तो लगभग हर महीने किसी न किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाता है, तू कब से सिंगल हो गया? उसके सवाल से रोहित थोड़ा हड़बड़ा गया और चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गया। लाउंज के सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। स्लीवलेस ड्रेस पहने हुए आलिया को फिर से ठंड लगने लगी और वो अपने हाथों को अपनी बाहों से रगड़कर उनको गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? सिद्धार्थ ने पूछा। आलिया ने हाँ में सर हिलाया और उसने अपने जैकेट उतारकर उसके कंधों पर पहना दिया और उसके छोटे हाथों को अपने हाथों में लपेटकर उनको फूंक कर गर्म करने की कोशिश करने लगा। सिद्धार्थ के नजदीक होने पर गर्माहट का ये एहसास उसको बहुत सुकून दे रहा था। उसका अपने लिए ये प्यार और केयर देखकर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। तभी उसकी नजर उसकी डार्क ब्लू पैटर्न वाली ब्लैक कलर की टाई पर गई, जो उसने उसको तब दी थी जब वो उसके दादा दादी से मिलने गई थी। उस व्हाइट शर्ट पर वो टाई बिल्कुल मैच कर रही थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। आलिया को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि उसने उसके इस छोटे से गिफ्ट को इतनी अहमियत दी कि उसने उसको इस खास मौके पर पहनना समझा। आलिया के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। जब तुम ऐसे बिना किसी वजह के हंसती हो ना, तो बिल्कुल बेवकूफ लगती हो। उसको यूं हंसता देखकर सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा, और इसी बेवकूफ का दिया हुआ तोहफा तुमने बड़ी खुशी से पहना हुआ है? आलिया ने उसकी टाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे ये तो मैंने बस यूं ही पहना हुआ है। मेरे दोस्तों ने कहा कि टाई से लड़कियां बहुत इंप्रेस हो जाती हैं, इसलिए उन पर इंप्रेशन जमाने के लिए ना मैंने सीधे ये सोचा कि ये टाई ट्राई करता हूँ। बेटा, मुझे इसको पहनने की क्या पड़ी है? सिद्धार्थ ने उसको चिढ़ाते हुए कहा। अच्छा, ये बात है, तो लाओ वापस करो, ये मैं बाद में अपने उस चाहने वाले को दे दूंगी जिसने मेरे लिए गिफ्ट की कहीं ज्यादा कदर हो। बदले में आलिया ने भी उसको उसी तरह चिढ़ाते हुए कहा। तो कितने चाहने वाले हैं तुम्हारे? सिद्धार्थ ने भौं चढ़ाते हुए पूछा। फिलहाल तो बस यही एक है। मुस्कुराते हुए आलिया ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। ईशान ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि कॉफी की ट्रे हाथ में लिए हुए वहां स्टाफ की एक लड़की मुस्कुराते हुए खड़ी थी। मैं कम इन सर? उसने बहुत पोलाइटली पूछा। ईशान ने उसको अंदर आने दिया। लेकिन हमने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, सिद्धार्थ ने पूछा। सर, ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आलिया को ऐसा लग रहा था कि उसने पहले भी इस लड़की को कहीं देखा था, लेकिन कैप की वजह से वो उसको पहचान नहीं पा रही थी। उस लड़की ने चारों को अलग अलग कॉफी सर्व की और मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। तुम्हें ठंड लग रही थी ना आलिया, अब ये कॉफी पी लो, इससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा, ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा। आलिया ने भी मुस्कुराते हुए सहमति से सर हिलाया और जल्दी जल्दी उसके कप से कुछ सिप ले लिए। वाकई में उसको पीते ही उसके हाथ पैरों में कुछ गर्माहट का एहसास हुआ। अब वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही थी।
लगभग आधे घंटे बाद स्टाफ की तरफ से एक दूसरी लड़की आई और बताया कि अब कंटेस्टेंट नंबर 101 का टर्न आ गया है। आलिया ने अपना केस खोला और उसमें से अपना स्लीक सा वायलिन निकाला और अपने चेहरे पर कॉन्फिडेंस से भरी एक स्माइल दिखाते हुए बोली, अब तुम भी शराफत से मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? वो उसको किसी तलवार की तरह वायलिन का बो दिखाकर धमकाते हुए बोली। उसकी क्यूट सी धमकी देकर सिद्धार्थ मुस्कुराया और खड़े होकर उसके साथ चल दिया। तभी अचानक उसका चेहरा हल्का पीला पड़ गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसको लगा कि शायद कंपटीशन से पहले की नर्वसनेस की वजह से उसको ऐसा लग रहा था। फिर उसने अपने मन को समझाया कि सिद्धार्थ के साथ होने से अब उसके फेवर में ही होगा सब कुछ। सिद्धार्थ के साथ में होते हुए उसको किसी भी तरीके की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होती। क्या हुआ आलिया, एनी प्रॉब्लम? सिद्धार्थ ने उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, लेकिन आलिया ने मुस्कुराते हुए सर हिलाकर कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं ठीक हूँ, हाँ बस थोड़ी नर्वस हूँ। स्टेज पर आने के लिए जब उसका नाम अनाउंस हुआ तो उसने एक गहरी सांस ली और ऊपर चढ़ी। स्टेज पर चढ़ते ही स्पॉटलाइट उसके ऊपर पड़ी। वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे रात के आसमान से एक चमकता हुआ सितारा जगमगा रहा हो, बंजर से रेगिस्तान में एक खूबसूरत सी कली खिल गई हो। सिद्धार्थ भी उसके साथ साथ स्टेज पर आ गया। जैसे ही सभी ने आलिया के साथ बैकग्राउंड स्कोर के पार्टनर के लिए सिद्धार्थ को देखा तो सभी के चेहरे खिल उठे और उन्होंने उन दोनों के लिए जोर जोर से चीयरिंग शुरू कर दी। अभी कुछ देर पहले अपनी फेवरेट आइडल को गिटार पर जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद अब एक बार फिर उसको एक पियानिस्ट के अवतार में अपने सामने देखना बेहद रोमांचित कर रहा था। उस व्हाइट शर्ट की फोल्डेड स्लीव्स और लूज टाई में बेहद हैंडसम दिख रहा था वो। थोड़ी देर बाद उसने साइड में जाकर पियानो के लिए अपनी पोजीशन ली और आलिया अपने वायलिन के साथ स्टेज के सेंटर में आई और जजेस के सामने हल्का सा झुककर उनका अभिवादन किया और उनका इशारा होते ही वायलिन बजाना शुरू किया। जो से ही म्यूजिक बजना शुरू हुआ सभी बिल्कुल शांत हो गए। सिद्धार्थ ने पियानो की एक सॉफ्ट सी ट्यून प्ले की। उस लाइट म्यूजिक की 8वीं बीट्स पर आलिया ने बेहद खूबसूरती के साथ बीथोवन की लेजेंड ट्यून फ्यूर एलाइज पर वायलिन बजाना शुरू किया। दोनों ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जुगलबंदी ने जैसे समा बांध दिया था। लोग उस म्यूजिक में पूरी तरह खो गए थे और सबसे खास बात कि तीनों जजेस के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो भी उसकी इस परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस नजर आ रहे थे। बस सिर्फ एक हल्की सी कमी लग रही थी। वो बिल्कुल परफेक्ट वायलिन बजा रही थी, बस उसके चेहरे पर थोड़ी सी और मुस्कुराहट होनी चाहिए थी। हालांकि बैकग्राउंड स्कोर में पियानो का भी कोई जवाब नहीं था। वो दोनों ही किसी प्रोफेशनल म्यूजिशियन की तरह म्यूजिक प्ले कर रहे थे। वाह यार, मुझे नहीं पता था कि आलिया इतना अच्छा बजाती है। बस कुछ दिनों की प्रैक्टिस में ही वो हम लोगों की तरह एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाएगी। रोहित भी उसकी वायलिन स्किल से इंप्रेस होकर बोला। ईशान भी उसकी बात से सहमत होकर बोला, सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा म्यूजिक वायलिन बेस पर भी इतना शानदार होगा। आलिया सच में बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्लेयर है। अगर वो इस राउंड में फर्स्ट नहीं भी आई तो भी टॉप 3 में तो पक्का आ जाएगी। लेकिन बाकी जजेस के अलावा ईशान की पैनी नजरों ने भी देखा कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है। सिद्धार्थ के पियानो के साथ शानदार जुगलबंदी के बाद भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन किसी प्रोफेशनल प्लेयर जैसे नहीं लग रहे थे। वहीं थोड़ी दूरी पर अलीशा शमीता के साथ ऑडियंस में बैठी हुई थी। उसका चेहरा आलिया के उस जन्नाटेदार थप्पड़ की वजह से सोचकर लाल हो गया था, इसलिए उसने अपने स्कार्फ को सिर के साथ साथ अपने आधे से ज्यादा चेहरे पर भी ओढ़ रखा था। कमबख्त अभी भी खड़ी है स्टेज पर, अलीशा ने नफरत से कहा। उसके भड़कने पर शमीता ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमको तो अपनी ड्रग पर भी भरोसा था, अब देख लिया, ये इम्पॉसिबल है। उसका बहुत ही भयानक असर होता है। अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ तो अब जरूर होगा, देखना तुम। वो हर चीज से लड़ नहीं सकती। अलीशा के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन थे। थोड़ी देर में साइड में लगी एलईडी में आलिया का चेहरा क्लोजअप में दिखाया गया तो उसको देखकर ईशान एक झटके से उठ खड़ा हुआ और जोर से बोला, रोहित फौरन एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। अजय विधि और आप सुन रहे हैं मुझे सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इस कहानी को आगे बढ़ाती हूँ, शुरू करती हूँ अगला चैप्टर। टाइटल है घातक जहर। स्टेज पर अभी भी फ्लो में म्यूजिक बज रहा था। एक उदासी भरी धुन थी जो स्टेज पर मौजूद उस जोड़े की जुगलबंदी से रोमांटिक ट्यून में बदल गई थी। हर कोई उस धुन की गहराई में खो गया था।
कि तभी अचानक आलिया के वॉयलिन से निकलती हुई धुन बिल्कुल बदल गई और एक पल के लिए सॉफ्ट ट्यून की जगह बेहद खराब कर्कश आवाज निकली और दूसरे ही पल आलिया एकदम से बेहोश होकर वहीं स्टेज पर लड़खड़ा कर गिर गई। उसके गिरते ही ऑडियंस में सभी चीखने लगे और जजेस भी घबरा कर खड़े हो गए। पास ही पियानो बजा रहे सिद्धार्थ ने जैसे ही ये देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसको ऐसे लगा जैसे उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। वो ऐसे भागकर उसके पास पहुंचा जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हो। आलिया की आंखें बंद हो रही थी। उसको उसकी शर्ट से आती एग्जॉटिक परफ्यूम की मदहोश कर देने वाली खुशबू आई। ये देख करके सिद्धार्थ ने उसको अपनी बाहों में थाम रखा है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की एक हल्की सी लकीर उभरी। उसको चारों तरफ शोर शराबे की हल्की सी आवाजें आती हुई सुनाई दी और दूसरे ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो उसकी बाहों में निढाल होकर लुढ़क गई और बेहोश हो गई। हॉस्पिटल। ईशान ने सिद्धार्थ की तरफ देखा। वो आलिया के बेड के सिरहाने के पास बैठा था और उसका हाथ अपने हाथों में थाम रखा था। आलिया के बेहोश होने से पहले ईशान ने ही उसका चेहरा देखकर कुछ गड़बड़ महसूस की थी और रोहित से फौरन एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा था। लेकिन सिद्धार्थ, जो कि लगभग हमेशा ही बिल्कुल शांत रहता था, आज पहली बार आलिया को लेकर इतना बदहवास होकर उसको अपनी बाहों में उठाए भागता हुआ एम्बुलेंस तक लेकर आया और तब से उसके पास ही बैठा था। उसके चेहरे पर ऐसे खतरनाक एक्सप्रेशन आ रहे थे जैसे वो अपने आसपास किसी का भी मर्डर कर देगा। तब से लेकर अब तक वो किसी शांत ज्वालामुखी की तरह बैठे हुए एकटक उस बेहोश आलिया को ही देखे जा रहा था जो किसी के भी छेड़े जाने पर फट सकता था। खुशकिस्मती से ये हॉस्पिटल स्टेडियम के पास में ही था और उसके दादाजी की कंपनी ओबरॉय फाउंडेशन से उसको चलाने के लिए फंड देती थी और वहां के फिजिशियन इंचार्ज सिद्धार्थ को बहुत अच्छी तरह से जानते भी थे। वो आलिया के मेडिकल रिकॉर्ड की फाइल लेकर ईशान के पास आए और बोले, मिस्टर ईशान, क्या ये लड़की सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड है? ईशान ने हाँ में सर हिलाया। बेचारी लड़की। अब ये तो नहीं पता कि ये ड्रग इसने खुद ली है या किसी और ने इसको दिया है, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये ड्रग इसको मिली कहां से। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा। डॉक्टर की बात सुनकर ईशान घबरा गया। डॉक्टर, ये आप किस ड्रग की बात कर रहे हैं? उसने हैरानी से पूछा। डॉक्टर का चेहरा सीरियस हो गया। आलिया के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में है कि उसने अपनी म्यूजिकल परफॉर्मेंस से एसिटामिनोफेन ड्रग ले ली है। ये एक बेहद घातक ड्रग है, इसलिए लगभग सभी देशों में बैन भी है। फिर भी बहुत से लोग स्ट्रीट रेसलिंग या बाकी इलीगल स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा स्टेमिना बढ़ाने के लिए इसको लेते हैं। ये ब्लड प्रेशर और बाकी सेंसिटिव हार्मोन्स को बूस्ट करके कुछ देर के लिए आदमी को सुपरमैन तो बना देता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव असर बॉडी पर पड़ता है, जैसे घातक बीमारियां या पैरालिसिस, या अगर बॉडी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो हाइपर एंजाइटी की वजह से जान भी जा सकती है। मुझे डर है कि अगर आलिया ने इसको जानबूझकर लिया है तो न सिर्फ उसकी हेल्थ को बहुत ज्यादा रिस्क है, बल्कि एक बैन ड्रग का इस्तेमाल करने की वजह से उसका म्यूजिक करियर भी खत्म हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर ईशान बिल्कुल सन्न रह गया। वो इस बात का मन ही मन शुक्रिया अदा कर रहा था। अच्छा हुआ डॉक्टर ने सब सिद्धार्थ को नहीं बताया था, वरना वो किस तरह से रिएक्ट करता ये इमेजिन करना मुश्किल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ड्रग आलिया को आखिर किसने दिया। आखिरकार आलिया को होश आ गया, लेकिन उसकी कंडीशन अभी भी बेहतर नहीं हुई थी। उसका पेट और सीना अभी भी जैसे अंदर से जल रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से कुछ गहरी सांस ली और दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्द की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी किसी ने बड़ी ही नरमी से उसके हाथ को पकड़े हुए धीरे से उसका नाम पुकारा। आलिया। उसने धीरे से अपनी पलकें खोलकर देखा तो सामने उदास चेहरे में सिद्धार्थ बैठा हुआ था। उसकी उदासी भरे चेहरे को फिर से चेयर अप करने के लिए आलिया ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा, इस तरह तुम उदास अच्छे नहीं लग रहे, इतने थके हुए दिख रहे हो और ये तुम्हारी दाढ़ी के बाल भी बड़े हुए हैं। अगर तुम्हारी कोई फैन देखेगी ना तो क्या सोचेगी? उसने धीरे से कहा। उसकी महीन और सॉफ्ट सी आवाज सुनकर सिद्धार्थ को कुछ चैन मिला और उसके भी चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। आलिया को जैसे ही उन दोनों की परफेक्ट म्यूजिकल परफॉर्मेंस के बारे में याद आया तो उसकी मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई। सिद्धार्थ, हमारी परफॉर्मेंस को सभी लोगों ने पसंद किया था ना? सिद्धार्थ भी उसके सवाल पर मुस्कुरा उठा और उसके हाथ को चूमते हुए बोला, बहुत। तुम्हें पता है, जजेस चाहे जो भी कमेंट दें, लेकिन ये मेरी अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ परफॉर्म किया था। आलिया ने कहा,
तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस वाकई सबसे बेस्ट थी, उसने धीरे से कहा। फिर कुछ पलों के बाद उसके चेहरे पर शिकन आ गई और उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, लेकिन अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुमने मुझे पहले उसी टाइम क्यों नहीं बताया? हम लोग परफॉर्मेंस बीच में ही रोक देते। आलिया उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसको तसल्ली देती हुई बोली, डोंट वरी, मैं अब ठीक हूं। अब वो हमारी एक साथ पहली परफॉर्मेंस थी, उसको भला ऐसे किसी बीच में रोक देते? सिद्धार्थ उसको एक टक देखे जा रहा था और उसका ऐसा जवाब सुनकर उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, इडियट। वो आलिया के बेड के सिरहाने एक हाथ में उसका हाथ लिए बैठा था और दूसरे हाथ से उसके बालों को सहला रहा था कि तभी उसकी पॉकेट में उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन की स्क्रीन को देखा तो अलीशा की कॉल थी। उसने जब कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आलिया की बहुत धीमी और दर्द भरी आवाज आई, सिद्धार्थ तुम कहां पर हो? मुझे बहुत चोट लगी है, मैं डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल में हूं जो हीवेट रोड पर है। असल में ये वही हॉस्पिटल था जिसमें आलिया का ट्रीटमेंट भी चल रहा था। सिद्धार्थ ने पिछली कई बार भी इस बात को नोटिस तो किया लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका था कि जैसे ही आलिया या उसकी फैमिली में से किसी को भी मेडिकल इशू होता था तभी अलीशा को भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी। कुछ सोचने के बाद सिद्धार्थ अपनी जगह से उठा और आलिया की माथे पर हल्के से एक प्यार भरा किस करके बोला, तुम आराम करो, मैं बस अभी आया। सिद्धार्थ के होठों के नरम एहसास को अपने माथे पर महसूस करके आलिया को बहुत अच्छा लगा और इसी खुमारी में उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद सिद्धार्थ अलीशा के वार्ड की तरफ गया। उसने देखा सामने ही वो बेड पर लेटी हुई करहा रही है। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है और उसका बायां गाल लाल होकर बिल्कुल सूजा हुआ है। उसके गोरे बेदाग गाल पर सूजन इतनी ज्यादा थी कि दूर से ही नजर आ रही थी। उसको देखकर एक पल के लिए तो उसको उस पर काफी तरस आया। सिद्धार्थ को देखते ही अलीशा की आंखों में आंसू आ गए और उसके सूखे हुए होठों पर खुशी की एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ऐसा लगा कि न जाने वो कब से वहां पर पड़ी हुई उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ को उसके उन आंसुओं से और उसकी बेचार की मुस्कुराहट से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। बचपन में उसकी जरा सी तकलीफ से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बदल चुका है वैसे ही शायद अब उसके दिल की फीलिंग भी बदल चुकी थी। अलीशा की उम्मीद के बिल्कुल उलट उसने प्यार से पूछने के बजाय बड़ी ही बेरुखी से पूछा, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? अलीशा बोलने की कुछ कोशिश कर रही थी लेकिन जैसे ही उसने सिद्धार्थ से इस सख्त लहजे में ये सवाल सुना तो वो एकदम चुप हो गई, जैसे सारा कसूर सिर्फ उसी का हो। फिर वो किसी अपराधी की तरह अपनी नजरें उठाकर उससे बोली, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? पहले मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ। सिद्धार्थ ने बिना घुमाए फिर उससे सीधे पूछ लिया। तब तक अलीशा ने अपने दिमाग में पूरी कहानी तैयार कर ली थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उनको अपने दूसरे हाथ से पूछते हुए बोली, ये सब आलिया ने किया है। मुझे नहीं पता कि उसको मेरी कौन सी बात बुरी लगी या मैंने उसको नाराज कर दिया और उसने मेरे चेहरे पर बुरी तरह से मारा, लेकिन मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा अहमियत रखती है, इसलिए मैं उसको कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ। तुम उसकी सबसे ज्यादा केयर करते हो, मैं जानती हूँ कि उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसके ऐसे सेंटिमेंट से भरे शब्दों और बहते हुए आंसुओं को देखकर वहां पर खड़ी हुई उसकी ड्रेसिंग कर रही नर्स भी इमोशनल हो गई। बेटा फिर तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड की ही गलती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही दुष्ट लड़की है। आई एम सॉरी, पर मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए और ना ही तुम्हारे किसी मामले में पड़ना चाहिए, लेकिन ये जो इस बेचारी लड़की का हाल जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने किया है ना, इससे मुझे इतना महसूस होता है कि तुम्हें कम से कम नैतिकता के नाते अपनी गर्लफ्रेंड से माफी तो मंगवानी ही चाहिए। अपने लिए नर्स की हमदर्दी देखकर अलीशा ने अपने चेहरे को ऐसे बना लिया जैसे जमाने भर का दुख सिर्फ उसी का हो। वो उसके सामने और भी अच्छी बनते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, माफी की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये मेरी गलती तो थी। मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगी उसके पास जाकर मैं खुद उससे माफी मांग लूंगी और मैं तुमसे भी माफी मांग रही हूँ सिद्धार्थ। इतने साल बाद अब मुझे तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि मेरे वापस आने से तुम्हें परेशानी होगी तो मैं कसम खाकर कहती हूँ कि सिद्धार्थ मैं कभी वापस ना आती। काश कि उस हादसे में मैं ना बचती तो आज मेरी वजह से ना तो तुम्हें कोई परेशानी होती और ना ही आलिया को। किसी के भी दिल को इमोशनल करके छलनी कर देने वाली उसकी बातें सुनकर वो नर्स आलिया से और भी नाराज हो गई। व्हाट? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस बेचारी मासूम बच्ची से सिर्फ इसलिए जलती है कि उसको लगता है कि ये बेचारी तुम दोनों के बीच आ रही है, और सिर्फ इसलिए इस मासूम बच्ची का इतना प्यारा सुंदर सा चेहरा भी बिगाड़ने तक की कोशिश की? उसकी ये हरकत सिर्फ इंसानियत से परे नहीं बल्कि एक क्राइम भी है।
मुझे नहीं पता था कि लड़कियां भी इस तरह साइको हो सकती हैं। मेरी सलाह तुम्हें यह है बेटा कि ऐसी लड़की से दूर रहो। जब उस नर्स ने आलिया के बारे में ये सब सुना तो उस पर अपने दिल की भड़ास निकालते हुए न सिर्फ तरह तरह के कमेंट किए बल्कि सिद्धार्थ को उस साइको गर्लफ्रेंड से दूर रहने की सलाह तक दे डाली। सिद्धार्थ वहीं पर अपने दोनों हाथ क्रॉस करके खड़ा होकर उन दोनों की बातें चुपचाप सुन रहा था। हाय, मैं हूँ आरजे विधि और आप सुन रहे हैं ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगला चैप्टर शुरू करती हूँ। इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए टाइटल है जिसका पर्दाफाश। अलीशा के अलावा उस नर्स ने भी अनजाने में आलिया को बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ चुपचाप सुनता ही रहा। थोड़ी देर बाद वो अलीशा के पास आकर बैठ गया और अपनी लंबी उंगलियों से उस गाल को मरहम लगाने के अंदाज में धीरे से सहलाते हुए बोला, क्या बहुत दर्द हो रहा है? सिद्धार्थ से हमदर्दी मिलके देखकर वो उसका हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। उसके हाथ की गर्माहट और वो उसके करीब होने का वो एहसास ने उस पर जैसे जादू कर दिया था। वो सब कुछ भूलकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। उसके चेहरे पर बेहद सुकून देखकर वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई किसी पर अटैक करता है तो सामने वाला चुपचाप मार खाता चला जाता है या उसका कुछ रिएक्शन भी करता है? उसके कुछ बोलने से पहले ही नर्स बीच में बोल पड़ी, ये कैसा सवाल कर रहे हो आप? क्या कोई इतना पागल है कि मार खाने पर भी चुपचाप खड़ा ही रहेगा? कोई चाहे कैसा भी इंसान क्यों ना हो, अगर वो सामना कर सकता है तो उससे लड़ेगा जरूर, और अगर वो कुछ कर भी नहीं सकता ना तो वहां से भागकर अपनी जान बचाएगा, चुपचाप मार थोड़ी ना खाएगा। सिद्धार्थ ने बड़ी तसल्ली से उस नर्स का जवाब सुना और अपनी एक उंगली से अलीशा की ठोड़ी को धीरे से उठाते हुए बोला, मुझे तुम पर यकीन है। अब मैं इस बात को मान चुका हूं कि आलिया ने तुम पर हाथ उठाया था, लेकिन कहते हुए वो कुछ पल के लिए रुक गया। वो उसकी आंखों में झांककर शायद सच को तलाशने की कोशिश कर रहा था। इस बात को अलीशा भी भांप गई थी कि अचानक ही वो नर्वस हो गई और उससे नजरें चुराने लगी। वो नर्स अभी भी कंफ्यूजन में खड़ी थी। सिद्धार्थ धीरे से मुस्कुराया और बोला, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आलिया की स्ट्रेंथ कितनी है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि उसने तुम्हें थप्पड़ मारा होगा, लेकिन उस एक थप्पड़ के बाद तुम बड़ी ही आसानी से उसके हमले को रोक सकती थी या उससे बच सकती थी। और जहां तक मैं समझता हूं कि सिर्फ एक थप्पड़ तुम्हारे चेहरे का ये हाल कभी नहीं बना सकता, खासकर जब वो आलिया जैसी दुबली पतली ने मारा हो। क्या मैं सही कह रहा हूं? इस बार सिद्धार्थ ने उस नर्स की तरफ देखते हुए कहा, जो इस बात को आसानी से जस्टिफाई कर सकती थी, लेकिन अभी भी शायद किसी कंफ्यूजन में खड़ी थी। तुम्हारे चेहरे का यह हाल सिर्फ एक थप्पड़ नहीं कर सकता, बल्कि तभी हो सकता है जब तुमने खुद चेहरे पर कई बार थप्पड़ मारा हो, है ना? उसने उसको घूरते हुए पूछा, ये कैसी बात कर रहे हो सिद्धार्थ? मैं भला खुद को ही क्यों चोट पहुंचाऊंगी? मैं कोई पागल हूं क्या? अलीशा ने हड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन सिद्धार्थ उसके लॉजिक से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुआ और उसके करीब आते हुए बोला, अब ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सारी दुनिया ये जानती है कि जब जुनून सर पर सवार होता है तो कुछ देर के लिए एक अच्छा भला इंसान भी अपना आपा खो देता है, और तब उस नॉर्मल इंसान और किसी पागल इंसान में कोई फर्क नहीं रह जाता। क्या मैं सही कह रहा हूं? उसके सवाल का ना ही अलीशा के पास कोई जवाब था और ना ही उस नर्स के पास। उसको खामोश देखकर सिद्धार्थ ने बात को खत्म करते हुए कहा, एनीवेज चलो छोड़ो वो सब। क्या तुम्हें आलिया की हालत के बारे में पता है? आई होप कि तुमने उसको स्टेज पर बेहोश होते हुए देखा ही होगा। वेल, ये मत कहना कि तुम वहां पर नहीं थी, क्योंकि मिस रश्मि से मुझे पता चला कि उस कंपटीशन में आलिया के अलावा तुम और शमिता भी थी। वो मैं? अलीशा को जल्दी से कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। सिद्धार्थ के मजबूत लॉजिक ने उसकी सारी बनी बनाई स्टोरी बिगाड़ दी, और उसके अलावा बिना पलके झपकाए घूरती हुई वो निगाहें जिनसे वो एकटक देखते हुए उसके चेहरे के हर एक्सप्रेशन, उसकी आंखों की पुतलियों की हर हरकत पर नजर रखे हुए था, उनसे वो और भी नर्वस हो गई। अरे ये तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? इतनी सर्दी में भी तुम्हें पसीने आ रहे हैं? उसकी अपनी उंगली से उसके माथे पर छलकते पसीने की नन्ही बूंदें पोंछते हुए कहा, मेरा मतलब तुमको परेशान करना थोड़ी ना था। मैं तो बस तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि पिछली बार तुम्हें अचानक से वो माइल्ड हार्ट अटैक आ गया था, तब भी तुम यहीं पर एडमिट हुई थी ना? तो अब इस वक्त आलिया की कंडीशन में बिल्कुल वैसी ही है जैसे तब तुम्हारी कंडीशन थी। इसलिए मैं तुमसे ये जानना चाह रहा था कि उस टाइम तुम्हारा ट्रीटमेंट किस डॉक्टर ने किया था। उसका ये सवाल सुनकर अलीशा बिल्कुल भौचक्की रह गई।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिद्धार्थ उससे इस तरह का भी कोई सवाल कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि आलिया का भी ट्रीटमेंट वही डॉक्टर करे ताकि वो भी तुम्हारी तरह एक दिन में ही यहाँ से डिस्चार्ज भी हो जाए और बस हफ्ते भर में पूरी तरह से रिकवर हो जाए। वो बड़े इत्मीनान से आगे बोला। उसके अंदाज से अलीशा को ऐसा लग रहा था जैसे उसको सब कुछ पहले से ही पता हो। उसके बोलते वक्त उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था और वो अभी भी उसकी आंखों में देख रहा था ताकि उसके किसी भी झूठ को वो एक सेकंड में ही पकड़ ले। और उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद सफेद झूठ बोलने की हिम्मत अलीशा जैसी शातिर लड़की में भी नहीं थी। उसको सिद्धार्थ का घूरना ऐसा लग रहा था जैसे उसकी एक भी शब्द गलत बोलने पर उसको उसी वक्त कच्चा चबा जाएगा। उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था और हलक बिल्कुल सूख चुका था और आंखों में आंसू भर आए। आज उसकी एक नहीं बल्कि उससे अब तक बोले हुए लगभग सभी झूठ पकड़े जाने वाले थे। उस वार्ड में सिद्धार्थ और अलीशा के अलावा मौजूद नर्स ने उन दोनों के सवाल जवाब से और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। अब तक उसको भी ये एहसास हो गया था कि ये लड़की इतनी भी सीधी और शरीफ नहीं है जितनी ये बनने की कोशिश कर रही है। इसलिए उसने भी ड्रेसिंग निपटाकर फिलहाल उन दोनों के बीच से निकल जाना ही बेहतर समझा। अब वार्ड में सिर्फ अलीशा और सिद्धार्थ ही रह गए थे। जिस सिद्धार्थ के साथ हमेशा ही वो अकेले में वक्त बिताना चाहती थी, आज उसके साथ अकेले होने पर उसको न जाने क्यों डर लग रहा था। तो क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया? उसने कांपती हुई आवाज में उससे पूछा। सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई नाराजगी या गुस्सा नहीं था, बल्कि वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे जितना जानना चाहिए था उतना मैं सब जान चुका हूँ, लेकिन फिक्र मत करो, बाकी बहुत सी चीजें मैं अभी भी जानता हूँ और कुछ को जानना अभी भी बाकी है। वो उसके थोड़ा और करीब आया और उसी तरह से स्माइल करते हुए उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, इसलिए अब मुझसे प्रॉमिस करो कि इस तरह आलिया से फ्रस्ट्रेट होकर अब तुम खुद को इस तरह चोट नहीं पहुंचाओगी, ओके? उसकी मुस्कुराहट में भी अलीशा को अपने लिए खतरे की आहट लग रही थी। अब वो उसको आसानी से अपने जाल में नहीं फंसा पाएगी क्योंकि वो उसके बारे में अब लगभग सब कुछ जान चुका था। वो खुद को बहुत ज्यादा शातिर समझती थी, लेकिन उसकी ये गलतफहमी सिद्धार्थ ने दूर कर दी थी। अब उसकी हर एक चाल और साजिश सिद्धार्थ के सामने खुल चुकी थी। ये उसकी इंसानियत थी कि वो उसको सबके सामने एक्सपोज नहीं कर रहा था। एक तरह से ये उसका अलीशा को अपनी गलतियां सुधारने के लिए दिया गया आखिरी मौका था, क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त थी। वो अपनी हर चाल का पर्दाफाश होने पर भी शौक में थी। तभी सिद्धार्थ ने अपनी भवें चढ़ाकर उससे धीरे से वो सवाल पूछा, एक बात मुझे सच सच बताना अलीशा, क्या तुम सच में वही हो? क्या ये सच में वही लड़की थी जो पिछले लगभग 14 सालों से लापता थी, जिसने उसको खुशी में, दोस्ती में, प्यार में यकीन करना सिखाया था? क्या सच में ये वही लड़की थी? उस सीधे सरल से सवाल ने उसके दिल पर जैसे किसी हथौड़े की तरह चोट की थी। वो उसके मुंह से अपने लिए वो सवाल सुनकर अपनी जगह पर जैसे जड़ गई हो। क्या उसको अभी भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसकी सच में बचपन वाली आलू ही है? सिद्धार्थ भले ही डाउट में था, लेकिन अलीशा की आंखों से ये साफ झलक रहा था कि इस बार वो कोई झूठ नहीं बोल रही थी। वो पहले जो चाह रही हो, लेकिन अब इस वक्त वो अलीशा मल्होत्रा ही थी। वो मल्होत्रा फैमिली की लाडली बेटी थी और सिद्धार्थ उसका प्यार। उसने बड़ी बेचारगी से उसकी तरफ देखकर कहा, सिद्धार्थ, क्या तुम्हें याद है जब बचपन में मेरे बार बार मना करने के बाद भी तुम मेरे लिए अमरूद तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गए थे, फिर वहां से गिर भी गए थे? तब मैं कितनी परेशान हुई थी और रोई थी। तब तुमने मुझसे कहा था कि अगर तुम साथ हो तो मैं पहाड़ भी कूद सकता हूं। तो ये पेड़ क्या है? वही बात अब मैं तुमसे कहती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत गलत काम किए हैं, कई चालें चली, बार बार बहाने से तुम्हें अपने पास बुलाना चाहती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, तुम्हें पाना चाहती हूँ। अब ये तुम पर है कि तुम मेरी बात का यकीन करते हो कि नहीं, लेकिन यही सच है कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और सिद्धार्थ की पारखी नजरों ने ये समझ लिया कि इस बार उसके आंसू झूठ नहीं है। इस बार नर्वस होने की बारी सिद्धार्थ की थी। उसको शुरुआत में अलीशा की पहचान पर थोड़ा शक था, लेकिन ये एक ऐसी याद है जो सिर्फ उन दोनों के बीच की है। वो उन्हीं यादों में सोचते हुए उन्हीं में खो गया। वो ढलती हुई शामें उसको आज भी याद है। हाय, मैं हूँ आरजे विधि और आप सुन रहे हैं मुझे सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शुरू करती हूँ अगला चैप्टर। इस कहानी के अगले चैप्टर का टाइटल है आई लव यू। वो जगह जो किसी मरीज के सुधरने के लिए बेहतर जगह तो थी, लेकिन साथ ही किसी जेल से कम भी नहीं थी। जब वो एक छोटा सा बच्चा था, तब इस दुनिया में अगर किसी से सबसे ज्यादा प्यार करता था तो वो उसकी माँ थी।
लेकिन उस दिन जब उसने अपनी आंखों के सामने ही अपनी माँ का कार एक्सीडेंट में मरना देखा, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था। सदमे की वजह से उसको कई तरह के मेंटल प्रॉब्लम भी होने लगे थे। एक बच्चा जब अपनी आंखों के सामने ही अपनी सबसे प्यारी माँ को हमेशा के लिए खो दे तो उसकी दिमागी हालत कैसी होगी, ये आसानी से समझा जा सकता था। धनराज ओबेरॉय अपनी फैमिली बिजनेस में इतना ज्यादा बिजी थे कि वो अपने बेटे को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रहे, जिसकी तब उस छोटे से बच्चे को बहुत सख्त जरूरत थी। जब उस बच्चे की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी तो उन्होंने उसको बेहतर इलाज और जल्दी से रिकवर करने के लिए वहां से दूर भेज दिया। उनको इस बात की बहुत ज्यादा परवाह नहीं थी कि उनके बेटे को कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन बल्कि बात का ज्यादा डर था कि कहीं उनके बेटे की बीमारी या सीरियस प्रॉब्लम की वजह से कहीं मार्केट में उनके स्टॉक्स पर बुरा असर ना पड़े। सिद्धार्थ को वहां इसलिए भेज दिया गया ताकि उसका माहौल बदले और वो पुरानी यादों को भुलाकर पूरी तरह से ठीक हो सके। लेकिन एक तरह से वो उस जगह पर फंस कर रह गया था। एक 6 साल का बच्चा होने के बावजूद उसको पहले दिन से ही वहां की सच्चाई समझ में आ गई थी। वो वहां बिल्कुल खामोश रहता था, ना किसी से बात करता और ना किसी के साथ खेलता। बस उसकी स्टडी और दिल बहलाने का इकलौता तरीका उसका म्यूजिक। जब भी उस बच्चे को अपनी माँ की याद आती थी या उसका दिल परेशान होता था तो ऐसे में सुकून पाने के लिए सिर्फ म्यूजिक ही उसका सहारा बनता था। उसको माँ की मौत का इतना जबरदस्त शौक लगा था कि उसके बाद से वो बोलना लगभग भूल ही चुका था। उस घर के नौकरों को तो यही लगता था कि शायद ये बच्चा बोल नहीं सकता क्योंकि उन्होंने उसको कभी बोलते हुए देखा नहीं था। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया जब उसके घर के पड़ोस में मिस्टर जयंत मल्होत्रा अपनी फैमिली के साथ रहने आए और उनके साथ उनकी लगभग 4 साल की गोल मटोल सी क्यूट सी बेटी आलू। अलीशा एक बेहद प्यारी और क्यूट सी लड़की थी जिसके आने से सिद्धार्थ में काफी बदलाव आना शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले सिद्धार्थ का ना कोई दोस्त था और ना ही वो खुद किसी से मिलना जुलना पसंद करता था। लेकिन आलिया उन सब में एक अपवाद थी। वो उसके बार बार नकारे जाने के बाद भी उससे मिलने हर बार चली आती थी, क्योंकि उसके मासूम से दिल में सिर्फ प्यार ही भरा था, किसी तरह की कोई नफरत या गुस्सा नहीं। धीरे धीरे सिद्धार्थ को भी उसका साथ पसंद आने लगा। हालांकि कई बार आस पड़ोस के लड़के उसको एक लड़की के साथ खेलते देखकर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन सिद्धार्थ को अब किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब उसी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना उसको अच्छा लगने लगा था। खाली वक्त में कभी वो उसको परियों की कहानियां सुनाया करता, जिसे सुनते सुनते वो उसकी गोद में ही सर रखकर सो जाती थी, और कभी फरमाइशी गाने पर सिद्धार्थ के पियानो बजाने पर बेहद खुशी से चहकती हुई उसके साथ अपनी बेसुरी आवाज में अपने स्कूल के नर्सरी राइम्स गाती। सिद्धार्थ को टीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसकी वजह से उसको सिंड्रेला, रपुंजल, स्नो वाइट, स्लीपिंग ब्यूटी और द लिटिल मरमेड जैसी न जाने कितनी कार्टून फिल्में देखनी पड़ती। वो जिद करके टीवी पर ऐसी कार्टून खुद भी देखती और जबरदस्ती उसको भी दिखाती। हालांकि बाद में सिद्धार्थ को भी उसकी पसंद अच्छी लगने लगी थी। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगे। मेट्रो शहर की भागदौड़ से दूर उस खामोश सी जगह पर सब कुछ बिल्कुल शांत और खूबसूरत था। उसके साथ हमेशा खुश रहने की वजह से धीरे धीरे सिद्धार्थ की हालत सुधरने लगी। वो दोनों अब अपना ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। उसको अभी भी उसकी किलकारी की आवाजें याद है। उन धुंधली सी सुनहरी यादों में अब वो बाहर आ गया था। हालांकि इन सबसे अभी भी वो उसकी पहचान पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाया था, लेकिन अपने बचपन की उस प्यारी सी दोस्त को याद करके वो अलीशा के साथ किसी भी तरीके की सख्ती से पेश नहीं आने वाला था। आई एम रियली सॉरी सिद्धार्थ, तुम चाहे इसको पागलपन कह लो, लेकिन मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम आलिया से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करो, क्योंकि जिसको तुमने इतना ढूंढा तुम्हारी वो तलाश मैं थी, आलिया नहीं। लेकिन अगर मेरे लिए तुम्हारी अब फीलिंग बदल गई है तो अब मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं कि कभी अब मैं भी इस तरह की कोई हरकत नहीं करूंगी। मैं तो बचपन की तरह अभी भी तुमको उतना ही चाहती हूं, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते ना तो मैं तुम्हारे और आलिया के रास्ते से हमेशा के लिए हट जाऊंगी, और अगर तुम चाहोगे तो मैं ये जगह भी छोड़कर हमेशा के लिए वापस चली जाऊंगी। सोचूंगी कि तुम्हारे लिए वापस लौटकर कभी आई ही नहीं। ये कहते हुए आलिशा की आंखें भर आईं और उसने खामोश होकर सिर झुका लिया। ठीक है, अब तुम आराम करो। सिद्धार्थ के चेहरे पर अभी भी उसके लिए कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ये शायद वो इमोशनल होकर उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। जाने से पहले उसने उसके सर पर हल्के से हाथ फेरा और उठकर चला गया। उसके चले जाने के बाद अलीशा शातिर तरीके से मुस्कुराई और अपने उसी गाल को सहलाते हुए धीरे से बोली, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सिद्धार्थ।
खुद को ही जख्मी करने पर चोट बहुत ज्यादा असर करती है। बट डोंट वरी, मैं इन सारे जख्मों का हिसाब आलिया से जल्दी ही वसूल कर लूंगी। सिद्धार्थ वहां से सीधा वापस आलिया के पास गया। वो उसको वापस आया देखकर मुस्कुराई और उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। सिद्धार्थ ने जल्दी से आगे बढ़कर उसको उठकर बैठने में मदद की और 2 बड़े तकिया लेकर उसके पीठ के पास लगा दिए और रजाई को भी ठीक से उड़ा दिया। आलिया को उसको अपनी इतनी केयर करते देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी स्माइल गायब हो गई जब उसने उसको दवा की वो बोतल उठाते देखा जो उसको हर 2 घंटे के बाद दी जानी थी। उसको देखते ही वो किसी बच्चे की तरह बुरा सा मुंह बनाने लगी। ये गंदी दवा मैं नहीं पीऊंगी। आलिया, बच्चों जैसी जिद मत करो। अगर जल्दी से ठीक होना है तो दवा तो पीनी ही पड़ेगी तुम्हें। सिद्धार्थ ने उसको पुचकारते हुए कहा। नो, आलिया ने सख्ती से कहा। यस, सिद्धार्थ ने भी उसी टोन में कहा। लेकिन पहले वो दवा 2 बार जबरदस्ती पी चुकी हूं, बस अब ये नहीं पीना है मुझे, आलिया ने बच्चों की तरह मचलते हुए कहा। अगर तुम अपने आप नहीं पियोगी तो लगता है कि फिर मुझे ये तुम्हें अपने तरीके से पिलानी पड़ेगी। ये कहते हुए उसने बड़े आराम से वो सिरप उसकी बोतल में कैप में डाली और टेबल पर रख दिया। फिर बेड पर चढ़कर बैठ गया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ लिया। आलिया लगातार बचने के लिए इधर उधर मुंह घुमा रही थी, लेकिन फिर से सिद्धार्थ ने उसके हाथों को एक हाथ से पकड़कर उस कैप में भरी हुई सारी दवा को जबरदस्ती उसके मुंह में एक हाले कर दिया। इस छीना झपटी में आधी दवा उसके मुंह में गई और बाकी की आधी इधर उधर गिर गई। आलिया का मुंह बिल्कुल कसेला हो गया। ओ, ये तो मिस हो गई, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं, कहते हुए सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराया और फिर कैप को टेबल पर रखकर उसको सिरप से भरने लगा। नो प्लीज, बस करो, मैंने पी लिया ना, आलिया ने झुंझुलाते हुए कहा। तुम्हें हर 2 घंटे में एक कैप पीने के लिए कहा गया है आलिया। ये वाला तुमने ठीक से पूरा नहीं पिया है, इसलिए फिर से एक कैप पीना पड़ेगा। व्हाट? तो मैं कब तक इसको पीती रहूंगी? आलिया ने हैरानी से उसको देखा। वेरी सिंपल, जब तक तुम एक कैप पूरा भर के पीती नहीं तब तक तुम्हें बार बार इसको पीते रहना पड़ेगा। सिद्धार्थ मुस्कुराती हुई आंखों से किसी विलन की तरह उसे देखने लगा, जो आलिया जैसी मजबूर और बेचारी लड़की से जबरदस्ती अपनी बात मनवा रहा था। ओके ओके, प्लीज स्टॉप इट, मैं अपने आप ही पी रही हूँ, आलिया ने लगभग रोने जैसा मुंह बनाते हुए कहा। गुड गर्ल। सिद्धार्थ की आंखों में जहां उसके लिए ढेर सारा प्यार था, वहीं आलिया की आंखों में उसके लिए ढेर सारा गुस्सा। हाय, मैं हूं आरजे विधि और आप सुन रहे हैं ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं अगला चैप्टर, टाइटल आधा सच। सिद्धार्थ की उस जबरदस्ती पर उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए उस कैप को भर कर पिया। हैप्पी? उसको पीने के बाद आलिया ने गुस्से से कहा। सिद्धार्थ उसके बचपने को देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा थोड़ा सा सीरियस हो गया। आलिया, मैं अभी अलीशा से मिलकर आ रहा हूँ। उसके चेहरे पर काफी चोट है, इसलिए वो भी यहीं पर एडमिट है। उसने उससे बिना कुछ छुपाए हुए वो सब कुछ उसको बता दिया कि अभी वो अलीशा से मिलकर आया है, और साथ ही वो भी बताया जो उसके साथ हुआ था। उसके मुंह से अलीशा का नाम सुनकर आलिया का मुंह उस दवा से भी ज्यादा कड़वे स्वाद की तरह कसैला हो गया। तुमने तो उसको एक बार मारा, लेकिन उसने उस चोट को और भी ज्यादा बड़ा बनाकर तुम पर ब्लेम कर दिया। तुम जानती नहीं कि उससे या उसकी बाकी सहेलियों से उलझकर तुम मुश्किल में पड़ जाओगी, क्योंकि तुम उन हाय, मैं हूं आरजे विधि और आप सुन रहे हैं ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं अगला चैप्टर, टाइटल आधा सच। सिद्धार्थ की उस जबरदस्ती पर उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए उस कैप को भर कर पिया। हैप्पी? उसको पीने के बाद आलिया ने गुस्से से कहा। सिद्धार्थ उसके बचपने को देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा थोड़ा सा सीरियस हो गया। आलिया, मैं अभी अलीशा से मिलकर आ रहा हूँ। उसके चेहरे पर काफी चोट है, इसलिए वो भी यहीं पर एडमिट है। उसने उससे बिना कुछ छुपाए हुए वो सब कुछ उसको बता दिया कि अभी वो अलीशा से मिलकर आया है, और साथ ही वो भी बताया जो उसके साथ हुआ था। उसके मुंह से अलीशा का नाम सुनकर आलिया का मुंह उस दवा से भी ज्यादा कड़वे स्वाद की तरह कसैला हो गया। तुमने तो उसको एक बार मारा, लेकिन उसने उस चोट को और भी ज्यादा बड़ा बनाकर तुम पर ब्लेम कर दिया। तुम जानती नहीं कि उससे या उसकी बाकी सहेलियों से उलझकर तुम मुश्किल में पड़ जाओगी, क्योंकि तुम उन लोगों जैसी शातिर और चालाक नहीं हो। तुमने जो उसको मारा उसके लिए वो सबके सामने तुम्हें एक्सपोज करती। उससे पहले ही मैंने उसकी चाल को समझ लिया और उसको अच्छी तरह से
वार्न कर दिया है कि वो तुमसे दूर रहे। खैर, जो वो जैसी भी हो, जो भी हो आलिया, तुम्हें उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। सिद्धार्थ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आलिया ने उसको घूर कर देखा। क्या मतलब है तुम्हारा कि मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था? उसने उसी तरह उसको घूरते हुए देखा और कहा। सिद्धार्थ उसकी नाराजगी को समझता था, इसलिए वो उसको समझाते हुए बोला, मेरा मतलब ये कि मैं जानता हूं कि तुम उसको पसंद नहीं करती और ना ही उसकी तुमसे बनती है। अगर वो तुम्हें फिजिकली हर्ट करे तो बेशक तुम उसको उसी तरह पलट कर जवाब दो, लेकिन अगर उसने सिर्फ मजाक में कोई कमेंट किया था तो इसमें तुम्हें कोई उसे मारने की जरूरत आ गई। आलिया उसको सब कुछ बताना चाहती थी कि उसने उस पर आखिर हाथ क्यों उठाया, लेकिन उसको अलीशा की तरफ से बोलते देखकर वो बस खामोश उसको देखती रही। वो जानती थी कि अलीशा सिद्धार्थ के बचपन की दोस्त थी और रहेगी, इसलिए कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके लिए हमदर्दी आ जाएगी। ये सोचकर आलिया बिल्कुल चुप थी, लेकिन उसकी खामोशी से सिद्धार्थ ये समझ रहा था कि ये शायद अब अपने किए पर शर्मिंदा है और अब आगे ऐसा कुछ नहीं करेगी। कुछ पल चुप रहने के बाद आलिया ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि गलती किसकी थी? ये तुमने भी बिना कुछ जाने ही मुझे कसूरवार समझ लिया। वो उसके चेहरे की तरफ देखकर ये जानना चाहती थी कि अलीशा ने उसको उसके खिलाफ कौन सी कहानी सुनाई है। आलिया, मुझे गलत मत समझो, तुम्हारा उसको पसंद ना करना, उसे चिढ़ाना, उससे बहस करना एक अलग बात है, इसलिए मैंने अभी तक तुमसे कुछ कहा भी नहीं। लेकिन तुम्हारा उस पर हाथ उठाना तो किसी तरह से जस्टिफाई नहीं करता कि वो गलत है और तुम सही हो। उसने उसको प्यार से समझाया, अगर तुम भी ऐसे ही करोगी तो तुम में और उस कॉलेज की बदतमीज गुंडी लड़कियों में क्या फर्क रह जाएगा? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं तुम बिल्कुल भी उन जैसी नहीं हो। तुम तो मेरी वो प्यारी सी, क्यूट सी और थोड़ी सी स्टूपिड सी आलू हो, जिसे मैंने सबसे पहले देखा था जब वो अपनी स्कर्ट से कार के स्क्रैच को भी डस्टिंग करके साफ कर रही थी। उसने धीरे से हंसते हुए प्यार से उसकी गाल खींचते हुए कहा, और ये मत समझना कि मुझे उसकी किसी भी कहानी पर भरोसा है और उसके लिए मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। मैं सिर्फ उसी के बारे में कह रहा हूँ जो मैंने खुद देखा है। उसने उसके थोड़ा और पास खिसकते हुए धीरे से कहा। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि आलिया उसको गलत न समझे, लेकिन आलिया के चेहरे को देखकर ऐसा लगता नहीं था कि उसकी ये कोशिश कामयाब होने वाली है। ठीक है, तुम्हारी वो दोस्त बिल्कुल ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं है और मैंने जो किया वो बिल्कुल गलत है। यही कहना चाहते हो ना तुम? आलिया ने सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा। सिद्धार्थ के पास उसके इस सवाल का जवाब नहीं था और वो उसके गाल को प्यार से छूकर हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखें जैसे उसको अपनी गलती मान लेने और फिर कभी ना उसको दोहराने की रिक्वेस्ट करती नजर आ रही थी। आलिया के लिए भी बस सिद्धार्थ ही मैटर करता था। अगर वो उसकी बात पर यकीन करता तो बस वो इसी में संतुष्ट थी और उसकी बात मानकर सारे इल्जाम खुद अपने सर लेने को तैयार हो जाती। लेकिन अपनी मर चुकी मां के बारे में किसी भी तरीके के भद्दे कमेंट्स को लेकर वो किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं कर सकते थे। उसका खुद भी ये मानना था कि इस तरह से मारपीट करना सही नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो सिद्धार्थ से झूठ बोलेगी तो वो उसका झूठ पकड़ लेगा और फिर शायद दोबारा उसकी किसी बात का यकीन भी न करे। इसलिए उसने जानबूझकर उसको सिर्फ आधा सच ही बताया और बहुत ही शातिर तरीके से बाकी का आधा सच उसने छुपा लिया। उसने अब सिद्धार्थ से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने तकिए को अपने सर के नीचे दबाकर रजाई को सर तक खींच कर ओढ़ ले और मन ही मन सोच लिया कि अब वो उससे कभी बात नहीं करेगी। आलिया उसके बारे में जितना सोच रही थी उसको उतना ही गुस्सा आ रहा था। काफी देर तक वो ऐसे ही लेटी रही। उसने सोचा कि सिद्धार्थ उससे कुछ न कुछ जरूर कहेगा तब वो उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालेगी, लेकिन शायद सिद्धार्थ को पता था कि वो अभी अपसेट है और अभी उससे किसी बात के लिए उलझना ठीक नहीं। दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल खामोश बैठे थे। इसी उलझन में वो काफी देर तक करवटें बदलती रही, लेकिन जब उसने देखा कि काफी देर हो गई थी और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तब आखिरकार वो उठकर बैठ गई। उसको यूं बैठे देखकर सिद्धार्थ को थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उसके खराब मूड को देखते हुए उसने उससे कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद आलिया बेड से उठी और उसके पास आई। उसको यूं उठकर अपने पास आते देखकर उसको लगा कि शायद वो अपनी गलती मानकर उसको सॉरी कहेगी या फिर उसके सीने से लग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसको सॉरी कहकर उसकी बाहों से लिपट जाने के बजाय उसकी बाह पकड़कर उसको बाहर तक ले जाने लगी। उसकी ये हरकत देखकर वो और भी हैरान हो गया। ये तुम क्या कर रही हो आलिया? उसने उसकी इस हरकत पे हैरान होकर कहा। मैं वही कर रही हूँ जो तुम देख रहे हो, समझे तुम? उसने बिल्कुल टकासा जवाब दिया। तुम अब मुझसे बात मत करना, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, बहुत बहुत गुस्सा हूँ। उसके गाल सच में गुस्से से लाल हो रहे थे और सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि फिलहाल उसके गुस्से को कैसे शांत करे। इस वक्त उसको अपने सीने से लगाकर प्यार करना या उसको बहलाने के लिए कुछ भी कहने से वो मानने वाली नहीं थी, बल्कि शायद
वो और भी बिगड़ जाती। आलिया ने उसको पीछे धकेलते हुए वार्ड से बाहर कर दिया और उसके मुंह के सामने ही दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। सिद्धार्थ गहरी सांस भर के वहीं कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठ गया। वो चाहता तो था उससे सख्ती से बात कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने अलीशा पर हाथ उठाने के लिए उसको कुछ भी सख्ती से नहीं कहा था, क्योंकि वो देख रहा था कि वो खुद भी अपसेट हो गई है। फिलहाल वो उसके गुस्से के ठंडे होने का इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। बाहर जनरल राउंड पर निकली नर्स ने जब उसको बाहर बैठे देखा तो पूछा, आप यहाँ बाहर क्यों बैठे हैं? आप तो पेशेंट के साथ थे ना? अंदर पेशेंट से कोई और मिलने आया है क्या? उसके इस अचानक से सवाल पर सिद्धार्थ थोड़ा हड़बड़ा गया। वैसे भी उसने उसको उसकी तरफ आते हुए देखा नहीं था। जी नहीं, तो अंदर और कोई मिलने नहीं आया। वो गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए मैं फिलहाल बाहर आ गया ताकि उसको डिस्टर्ब ना हो। ये बात अलग थी कि वो खुद बाहर नहीं आया था, बल्कि आलिया ने उसको धकेल कर बाहर निकाल दिया। अगर वो सिद्धार्थ से बात करने के बजाय वार्ड का दरवाजा खुद खोलने की कोशिश करती तो सिद्धार्थ का झूठ उसके सामने आ जाता। देखिए, ऐसे में आपको उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी कंडीशन फिलहाल तो इम्प्रूव हो रही है, लेकिन फिर भी कम से कम किसी एक को उनके साथ रहना चाहिए, नर्स ने सलाह देते हुए कहा। आप फिक्र मत करिए, मैं कहीं और नहीं जा रहा। जब तक वो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं पर हूं, सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उसको भरोसा दिलाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद सुमन हॉस्पिटल में आई। वो आलिया को कॉल करने ही वाली थी कि तभी उसको सिद्धार्थ सामने बैठा हुआ नजर आया। वो उसके पास जाकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों में फिर झगड़ा हुआ क्या? सिद्धार्थ ने सर उठाकर उसको देखा, फिर बहाना बनाते हुए बोला, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो अंदर सो रही थी तो मैंने सोचा कि उसको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए तब तक बाहर चलकर थोड़ी खुली हवा में बैठता हूँ। उसने उसके सामने भी फिर वही बहाना बना दिया। इस बार उसकी आवाज में पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस था। उसकी बात सुनकर सुमन मुस्कुराई। वो जानती थी कि वो उसको यूं ही झूठ मूठ बहला रहा है। आलिया हॉस्पिटल में एडमिट है और वो उसको छोड़कर बाहर खुली हवा में कैसे जाकर बैठेगा? ऐसे बहानों से तो कोई बच्चा ही बहल सकता है। वो आलिया को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और इतने टाइम में उसके और सिद्धार्थ दोनों के ही साथ साथ अब से सिद्धार्थ को भी जान चुके थे। लेकिन अभी फिलहाल उसका कोई इंटरेस्ट ईशान को जानने का था, थोड़ा सा और करीब से जानने का। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसको तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, मुझे पता है कि आलिया को कैसे मनाया जाए। तुम चाहो तो मैं बता सकते हो, लेकिन फिर तुम्हें भी मेरे लिए एक फेवर करना होगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई थी। सिद्धार्थ ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता आलिया को मनाने के बारे में? जवाब में सुमन के चेहरे की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। फिर बड़े ही कॉन्फिडेंस से वो बोली, अब इतने सालों से उसके साथ हूं तो इतनी सी बात जानना तो मेरे लिए चुटकियों का काम है। तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है कि तुम उसके लिए परेशान हो। मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ, लेकिन फिर तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। एक पल रुक कर वो बोला, कहो क्या काम है? ईशान की फोटो। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ईशान की एक फोटो चाहिए। ईशान की फोटो? वो तो तुम्हें उसके ऑफिशियल साइट से मिल जाएगी। सिद्धार्थ ने बिल्कुल सिंपल तरीके से कहा। अरे ऑफिशियल साइट से तो ऑफिशियल फोटो मिलेगी ना? तो सिद्धार्थ उसकी बात समझा नहीं, इसलिए उसने खुलकर उससे पूछा। सुमन मुस्कुराई, फिर अपना गला थोड़ा सा खंगारते हुए बोला, देखो मुझे प्लीज गलत मत समझना, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। फिर वो आगे बोली, मुझे उसकी टॉपलेस फोटो चाहिए। पॉकेट एफएम पर शुरू करती हूँ अगला चैप्टर। टाइटल है पिक एंड ड्रॉप। सुमन की कंडीशन सुनकर सिद्धार्थ जैसा सुलझे दिमाग वाला समझदार लड़का भी कंफ्यूज हो गया। टॉपलेस फोटो से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने अपनी भवें सिकोड़ कर सुमन से पूछा। सुमन फिर से खिसियाते हुए बोले, देखो सिद्धार्थ, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मुझे किसी खास वजह से कोई ऐसा फोटो चाहिए। ऐसा कौन सा खास मतलब है तुम्हारा? सिद्धार्थ ने उसी एक्सप्रेशन में पूछा। सुमन समझ गई थी कि ऐसे नॉर्मली कहने से बात नहीं बनेगी और खासकर सिद्धार्थ को तो पूरी डिटेल में बताना पड़ेगा। बात दरअसल ये है कि मैं अपनी स्टडी करने के साइड में अलावा ग्राफिक नॉवल भी लिखते रहते हूँ। इस बार नॉवल का प्लॉट स्टारडम नाइट जैसे म्यूजिकल ग्रुप के बारे में है, तो उसकी कंटेंट और टाइटल के हिसाब से मुझे ईशान का ऐसा फोटो चाहिए। फिलहाल बाद में मैं तुम्हें सब डिटेल में बता दूंगी, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो तुम सीधे ईशान के पास क्यों नहीं गई? उसने पूछा। अरे यार, मुझे तुम तीनों में से किसी का भी फोटो चलेगा।
लेकिन रोहित से मेरी ज्यादा बनती नहीं, और तुम्हारे फोटो के लिए तो मैं गलती से भी कह नहीं सकती, वरना आलिया तो मेरा मर्डर कर देगी। अब बचा ईशान, तो इसलिए मैंने पहले ही तुमसे उसकी फोटो के लिए कहा। अब तुम ही बताओ कि उसकी फोटो के लिए मैं उसके पास जाकर कहती कि प्लीज अपनी न्यूड फोटो दे दो। न्यूड नाम सुनकर सिद्धार्थ और भी चौंक गया। जैसे ही उसने सुमन की तरफ घूरा तो उसने फौरन अपनी गलती सुधारते हुए कहा, वो मेरा मतलब है कि टॉपलेस फोटो, थोड़ा मुस्कुरा कर टाइप। तुम उनको कन्विंस कर लो या खुद ही ऐसी कोई फोटो मुझे सेंड कर दो ताकि मेरा अटका हुआ काम पूरा हो जाए। तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं आलिया की कमजोर नफ्स के बारे में तुम्हें बता दूंगी, फिर वो तुमसे कभी नाराज नहीं होगी। वो अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए बोले। सिद्धार्थ ने एक पल कुछ सोचा, फिर उसकी बात पर सहमत होकर हल्के से सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ये सुनकर सुमन की स्माइल और गहरी हो गई और वो उसको थैंक्स कहते हुए उठ गई और आलिया को कॉल करके उसको बताया कि वो उससे मिलने हॉस्पिटल आ चुकी है और उसकी वार्ड के बाहर ही खड़ी है। कुछ सेकंड बाद आलिया ने दरवाजा खोला। वो दोनों अंदर गए तब तक वो वापस बेड पर लेट चुकी थी। गुस्से और कमजोरी की वजह से उसकी सांस फूल रही थी। सुमन ने उसके पास आकर पूछा, आलिया, आर यू ऑल राइट? मेरे फीवर के बारे में सुनकर तूने भी अपनी तबीयत खराब कर ली। तूने बताया था कि तू स्टेज पर परफॉर्म करते करते बेहोश होकर गिर गई। यार, तू तो अच्छी भली थी, फिर तेरी तबीयत अचानक कैसे कैसे खराब हो गई? सुमन को कॉल करके आलिया ने ही इन्फॉर्म किया था। उसने पहले घर पर कॉल करके अपने बारे में बताया था कि कंपटीशन के बाद वो सुमन के साथ ही उसके घर जाएगी, इसलिए घर आने में थोड़ी देर लग सकती है। फिर बाद में कहीं उसके घर से कोई सुमन को कॉल करके आलिया के बारे में ना पूछ ले, इसलिए उसने सुमन को भी कॉल करके अपने बारे में सब बता दिया और वो कहां पर एडमिट है ये भी बता दिया, ताकि अगर पापा या भाई में से कोई उसको भी कॉल करता है तो वो उनको अपने तरीके से हैंडल कर सके। आलिया के बारे में सुनकर सुमन भी परेशान हो गई थी, क्योंकि तब तक उसका फीवर लगभग उतर चुका था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो खुद हॉस्पिटल जाकर आलिया से मिलेगी। हालांकि उसको भी आलिया के उस खतरनाक ड्रग के ओवरडोज के बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही थोड़ा सा चक्कर आ गया था, या फिर हो सकता है कि तेरे साथ ना होने पर अकेले नर्वस होने की वजह से ऐसा हुआ हो। आलिया ने भी उसको हल्का फुल्का सा जवाब देते हुए कहा, ताकि उसकी ऐसी हालत के बारे में सुनकर वो परेशान न हो जाए। हालांकि अब उसकी तबीयत पहले से काफी सुधर चुकी थी। मैंने अभी इस बारे में घर पर नहीं बताया क्योंकि मैं पापा या भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो दोनों पहले से ही एक्सीडेंट की वजह से काफी परेशान हैं। लेकिन अब मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मैं यहाँ बोर हो गई हूँ। उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, लेकिन पहले ठीक तो हो जा, अपनी हालत देख तू पहले, सुमन ने उसको हल्के से डांटते हुए कहा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, ये तो बस फॉर्मेलिटी के लिए मुझे यहाँ पर रखा हुआ है। इन लोगों ने ये देखना, कहते हुए वो उसको दिखाते हुए फिर से बेड से उठकर खड़ी हो गई। उसका मूड सिद्धार्थ पर अभी भी खराब था, इसलिए वो वहां से डिस्चार्ज करवाना चाहती थी, जिसकी दो और वजह थी। एक तो ये कि उसकी वजह से सिद्धार्थ भी हॉस्पिटल में खामखा परेशान हो रहा था और उसी के साथ वहां पर रुका हुआ था, और दूसरी वजह ये कि वो नहीं चाहती थी कि जब तक वो यहाँ रहे तब तक सिद्धार्थ उसको जबरदस्ती सिरप, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन जबरदस्ती दिलवाता रहे। उसको वहां से जाने की जिद करते देखकर सिद्धार्थ ने डॉक्टर से बात की। आलिया पहले से बेटर थी, इसलिए उन्होंने भी कुछ फॉर्मल चेकअप करने के बाद थोड़ी सी प्रिकॉशन लेने की सलाह दी। सिद्धार्थ ने उसको डिस्चार्ज करवाकर उन दोनों को घर तक ड्रॉप करने के लिए कहा, लेकिन आलिया ने साफ मना कर दिया। मैं सिद्धार्थ के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, उसने सख्ती से कहा। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ मायूसी से देखा कि अभी तक उसका मुंह ठीक नहीं हुआ था। अरे यार, अब तो मैंने सॉरी भी कह दिया, अब तो मान जाओ, उसने धीरे से उससे मिन्नतें करते हुए कहा। लेकिन आलिया के चेहरे की सख्ती ने यह जता दिया कि फिलहाल उसका मान जाने का कोई मूड नहीं है। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम दोनों को घर तक ड्रॉप कर देता हूँ, ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा। ईशान के साथ में जाने की बात सुनकर उसको अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हुआ और वो जैसे खुशी से हवा में उड़ने लगी। हॉस्पिटल से वापस घर तक जाने में पहले सुमन का घर पड़ता था, इसलिए ईशान ने सोचा कि पहले सुमन को ड्रॉप करता हूँ, फिर आगे आलिया को घर पर ड्रॉप कर दूंगा। सुमन के घर पर पहुंचकर फॉर्मेलिटी में उसने उससे कहा, ईशान अंदर आओ ना, कुछ चाय कॉफी पीते? नो फॉर्मेलिटीज प्लीज, मैं तो बस तुम्हें यहाँ तक ड्रॉप करने आया था, फिर कभी आऊंगा तब पिला देना कॉफी। ईशान ने भी फॉर्मेलिटी में मना करते हुए स्माइल करते हुए कहा।
फिर कभी आऊंगा तो ऐसे कह रहा है जैसे रोज आता है। आज पहली बार आए हो इसलिए पूछ रही हूं ना, नेक्स्ट टाइम से कोई फॉर्मेलिटी नहीं करूंगी, सुमन ने इसरार करते हुए कहा। आखिरकार ईशान को मानना पड़ा और वो उसके साथ ऊपर आ गया। आलिया, तुम कैसा फील कर रही हो अभी? तुम्हारे लिए भी कॉफी बना दूं? सुमन ने पूछा। नहीं यार, वैसे तो मैं ठीक हूं, पर मुझे अभी भी थोड़ी वीकनेस लग रही है। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर आराम कर लूं, आलिया ने बिना किसी संकोच के कहा। वैसे भी वो अक्सर सुमन के घर आती ही रहती थी, इसलिए यहाँ भी वो बिल्कुल घर जैसा ही महसूस करती थी। ओके, तो एक काम करो, तुम बेडरूम में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ अभी। और ईशान, तुम क्या लोगे? उसने बिल्कुल नॉर्मली पूछा। बस एक गिलास पानी। पानी के साथ? उसका ये ह्यूमर सुनकर सुमन भी हंस पड़ी। ठीक है, अब नहीं पूछूंगी, ये कहकर वो किचन में चली गई। उसका लिविंग रूम बड़ी ही अनोखी आर्टवर्क से भरपूर लग रहा था। दीवारें, फर्नीचर, टेबल, कबर्ड सब था तो नॉर्मल, लेकिन अपनी आर्टवर्क से सुमन ने उन सबको बिल्कुल एग्जॉटिक बना दिया था, जिससे पहली नजर में सब कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा था। ईशान को भी शुरू से ही किताबों में इंटरेस्ट था। म्यूजिक उसका पैशन और प्रोफेशन दोनों ही थे, लेकिन फिर भी अपने खाली वक्त में शुरू से ही अंतर्मुखी स्वभाव वाला ईशान किताबें पढ़ना ही पसंद करता था। और आप सुन रहे हैं ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगला चैप्टर शुरू करती हूँ। टाइटल है पर्सनल इंटरेस्ट। पूरे लिविंग रूम में अपने इंटरेस्ट की चीज देखकर ईशान उठकर उस कॉर्नर के पास चला गया और एक एक करके उन किताबों को और करीब से देखने लगा। तब उसको पता चला कि वो किताबें नहीं जो अक्सर वो पढ़ता था। ये किताबें जो अपने कवर पेज से किसी नॉवल के जैसी दिख रही थी, लेकिन उनकी कैटेगरी बिल्कुल अलग थी। जहां वो अच्छी मोटिवेशनल किताबें या फिर हल्की फुल्की रोमांटिक नॉवल ही उसकी पहली पसंद थी, वहीं ये तो अच्छी खासी वल्गर और बेइंतहा मारकाट कुछ साइको थ्रिलर टाइप की अनरेटेड कैटेगरी की ग्राफिक नॉवेल्स थी, और उनके साथ ही कई तरह अनरेटेड कैटेगरी की ड्राइंग्स भी थी। सबसे खास बात यह थी कि उनमें से कुछ नॉवेल ऐसी थी जो सुमन ने ही लिखी थी और उनका ग्राफिक भी उसी ने ही डिजाइन किया था। अभी वो उनको और टटोल ही रहा था कि पीछे से सुमन की आवाज आई, अरे ईशान, उसको वापस रख दो प्लीज। वो जैसे ही पीछे पलटा तो उसके हाथों में ग्राफिक नॉवल थी, जिसमें एक जवान लड़का एक नर भेड़िया के साथ रोमांटिक पोज में थी। ये बिल्कुल ब्यूटी एंड द बीस्ट के एक अलग ही वर्जन दर्शा रहा था। उसके पलटते ही उसके साथ और भी रफ ड्राइंग के पेज बाहर निकलकर बिखर गए, जिनमें काफी मैच्योर ग्राफिक्स थे। दोनों के बीच कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। ये सब तुमने बनाए हैं? उसने थोड़ा सा हैरान होकर पूछा। वो मैं तो बस, अरे रिलैक्स, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। बाय द वे, नाइस ड्राइंग। ईशान ने उसकी झिझक को मिटाने के लिए स्माइल करते हुए बात को टाल दिया और साथ ही उसकी आर्ट की तारीफ भी कर दी। मैंने नहीं तो, ये सब मैंने नहीं बनाया है, मैंने तो ये खरीदा है। नहीं, खरीदा नहीं है, बल्कि मेरी एक फ्रेंड से मांगा है कुछ दिनों के लिए। मेरा मतलब रिसर्च के लिए, मेरी रिसर्च के लिए। सुमन अभी भी अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी, हालांकि वो काफी ज्यादा नर्वस थी। उसका चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया था और गाल इतने ज्यादा गर्म हो गए थे कि उनसे आंच जैसी निकलती महसूस हो रही थी। वैसे तो वो काफी टफ लड़की थी और इतनी आसानी से किसी के दबने वाली नहीं थी, लेकिन ईशान के सामने आते ही वो ऐसे हड़बड़ा जाती थी जैसे किसी ने उसका कोई नर्वस करने वाला स्विच दबा दिया हो। तो क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो? उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा। क्यों? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या इरादा है? उसने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। इस बार ईशान खुद ही झेम गया। क्या यार, तुम भी किसी सिंपल से सवाल को कहां से कहां ले जाते हो? मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। कॉफी? सुमन ने कॉफी की ट्रे उसके सामने कर दी। ईशान ने मुस्कुराकर कॉफी का मग उठा लिया और एक सिप लेकर उसकी तारीफ करते हुए बोला, वेरी नाइस कॉफी। अपनी कॉफी की तारीफ सुनकर सुमन भी मुस्कुरा दी। वैसे वो उसको थोड़ी नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। वैसे सच बताओ कि तुम कब से ये आर्ट बनाने लगी? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी कोई आर्ट बनाते हुए नहीं देखा। नहीं, दरअसल मैं तो बस नेचर पेंटिंग करती हूँ, लेकिन इन दिनों मैं गॉथिक आर्ट वर्क पर रिसर्च कर रही थी, इसलिए मैंने ऐसी कुछ पेंटिंग्स और ड्राइंग्स इकट्ठा कर ली।
वरना तो मैं बिल्कुल साफ सुथरी ड्राइंग्स करती हूँ। ये सब मेरा इंटरेस्ट थोड़ी ना है। ये देखो, मैं अभी तुम्हें अपने फोन में दिखाती हूँ कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। ये कहकर अपनी लंबी चौड़ी सफाई देते हुए उसको अपने फोन की गैलरी में जाकर नेचर पेंटिंग्स का फोल्डर खोलने लगी। ईशान भी उसके काफी करीब आकर उसके फोन में देखने लगा। ठीक उसी वक्त उसके फोन में एक व्हाट्सएप मैसेज आया। सुमन की उंगली से जल्दी जल्दी में वो मैसेज भी टच होकर ओपन हो गया। वो व्हाट्सएप मैसेज सिद्धार्थ ने भेजा था, जो कि ईशान की ही एक फोटो थी, जिसमें वो सिर्फ एक बरमूडा शॉर्ट्स में था और बाकी उसकी टोन्ड बॉडी और 6 पैक एब्स एक्सपोज हो रहे थे। ये फोटो तब की थी जब वो तीनों अपने एक लाइव कॉन्सर्ट के लिए थाईलैंड गए थे और वहीं पर बीच पर मस्ती करते हुए फोटो खींचे थे। ईशान बिल्कुल पास में ही खड़ा हुआ था और फोन पर उसका ऐसे फोटो देखकर सुमन के चेहरे का रंग ही उड़ गया। ये फोटो सिद्धार्थ ने भेजा है। वो किसी और को सेंड कर रहा होगा, पर शायद गलती से मुझे भेज दिया। वो खसियाते हुए हंसी, लेकिन तभी उन दोनों की ही नजर उस फोटो के नीचे लिखे हुए मैसेज पर पड़ी, जिस पर लिखा था, ईशान का जो टॉपलेस फोटो तुमने मांगा था वो अब मैंने सेंड कर दिया है, ओके। उसका ये मैसेज पढ़कर सुमन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो शर्म के मारे ईशान से नजरें ही नहीं मिला पा रही थी। वो शर्म के मारे ईशान से नजरें ही नहीं मिला पा रही थी। शायद ईशान भी अब समझ गया था कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट असल में क्या है। और सुमन मन ही मन सिद्धार्थ पर गुस्से से दांत पीसते हुए सोचने लगी, धत तेरे की सिद्धार्थ के बच्चे, तुझे यही टाइम मिला था वो फोटो सेंड करने के लिए। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ के फोन पर एक मैसेज आया। आलिया की सबसे बड़ी कमजोरी, अगर कोई उससे उलझता है तो वो उससे बराबर से लड़ती है और हमेशा ही उससे फ्रस्ट्रेट रहती है, लेकिन अगर तुम खुद को उससे कमजोर दिखाओगे तो वो हमेशा तुम्हारी केयर करेगी। उस मैसेज को पढ़कर उसने फोन को वापस रखा। उसकी भवें सिकुड़कर आपस में मिल गई। खुद को कमजोर दिखाना, वो उससे कमजोर कैसे दिख सकता है? तभी उसकी नजर बाथरूम पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। वो सीधा बाथरूम में गया और ठंडे पानी का शार खोलकर बड़े मजे से मुस्कुराते हुए उसके नीचे खड़ा होकर भीगने लगा। बर्फ जैसा ठंडा पानी उसके चेहरे पर गिरते हुए लगातार आधे घंटे तक उसको भिगोता रहा। उसकी दोनों आंखें बंद थी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आलिया की आंखों में खुद के लिए फिक्र को इमेजिन करते हुए उसको चेहरे पर पड़ती बर्फीले पानी की तेज चोट से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस रात आलिया का फोन बजा। आलिया ने उसको रिसीव किया तो था, तो दूसरी तरफ रोहित की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। आलिया, कहाँ हो तुम? प्लीज जल्दी आ जाओ, सिद्धार्थ को बहुत तेज फीवर है। आलिया उसकी आवाज सुनकर एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर अगले ही पल उसी रूखे अंदाज में बोली, तो मैं क्या करूं? मैं क्या कोई डॉक्टर हूं? अरे आलिया, उसका फीवर 104 डिग्री है। वो बेचारा बेहोश पड़ा है और उस बेहोशी में वो बस तुम्हारा ही नाम लिए जा रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। फालिया, लगता है अब मेरा दोस्त नहीं बचेगा। मुझे तो इस बात का ज्यादा दुख है कि बेचारा शायद अपने आखिरी वक्त में तुमसे मिल भी नहीं पाएगा। जैसे ही रोहित ने ये कहा, आलिया खुद को और रोक नहीं पाई और उसके अंदर ढेर सारा इमोशन किसी सैलाब की तरह फूट पड़ा। ठीक है रोहित, तुम परेशान मत हो। सबसे पहले डॉक्टर को कॉल करो और उसके आने तक उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी करते रहो। मैं बस अभी आ रही हूँ। तुम ये बताओ कि अभी कहाँ पर हो? आलिया भी घबराते हुए बोली। रोहित ने उसको अपनी जगह की लोकेशन बताई। आलिया कपड़े चेंज करके दरवाजे तक जाते हुए उसकी कई तरह की इंस्ट्रक्शन देती रही। अरे आलिया, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इस टाइम कहाँ जा रही हो, और वो भी अकेले? सुमन बाथरूम से बाहर निकलकर अपने दांतों पर ब्रश करते हुए बोले, मुझे सिद्धार्थ को देखने जाना है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसको अचानक से बहुत तेज फीवर हो गया है। अभी ज्यादा डिटेल में बताने का टाइम नहीं है, वापस आकर पूरी बात बताऊंगी। ये कहते हुए वो तेजी से बाहर निकल गई। उसको यूं हड़बड़ी में जाते हुए देखकर सुमन ब्रश करते हुए हंस पड़ी। सिद्धार्थ तो सच में काफी स्मार्ट लड़का है, बिल्कुल सही जगह पर सही निशाना लगाया है। बेचारी आलिया, अब इसका क्या होगा? आलिया ने फौरन एक टैक्सी बुलाई और सिद्धार्थ के पास चल पड़ी। टैक्सी से उतरकर वो इतनी तेजी से भागी कि उसके सीने में काफी तेज दर्द उठ रहा था, लेकिन फिर भी उसको खुद से ज्यादा सिद्धार्थ की फिक्र हो रही थी। गेट पर पहुंचकर उसने कुछ पल रुककर गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल किया और फिर अंदर चली गई। हाय, मैं हूँ आरजे विधि और आप सुन रहे हैं ये कहानी सिर्फ
पॉकेट एफएम पर। आई एम रियली सॉरी, तबीयत थोड़ी ख़राब है, बदलता मौसम है, आप भी अपना ख्याल रखें। फिलहाल इसी आवाज़ से प्लीज़ काम चलाएं। कहानी आगे बढ़ाती हूँ, शुरू करती हूँ अगला चैप्टर जिसका टाइटल है पर्सनल केयर। डॉक्टर सिद्धार्थ का चेकअप करके उसको कुछ ज़रूरी मेडिसिन देकर चला गया था और गुनगुने पानी के साथ एक सिरप लेते रहने के लिए कहा था। रोहित उसको अजीब दुविधा में किचन की तरफ जाते हुए मिल गया। जैसे ही उसने आलिया को देखा तो फौरन उसको थोड़ी राहत मिली। रोहित जल्दी से आलिया के पास आकर बोला, थैंक गॉड यार, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गए, मैं बड़ा परेशान हो गया था। अच्छा, मुझे गर्म पट्टी के लिए बॉइल्ड वाटर लाने को बोला है डॉक्टर ने। अब जल्दी से ये बताओ कि तुम पानी कैसे उबालते हो? रोहित के उस महा बेवकूफी से भरे सवाल को सुनकर आलिया ने एक पल उसको देखा और फिर सोचा, वाह कितना इंटेलिजेंट लोग हैं और ये लोग मुझे बेवकूफ बोलते हैं। फिर इशारे से उसको एक तरफ हटने के लिए कहा और जल्दी से एक केतली में पानी भरकर उसको गैस स्टोव पर रख दिया। 10 मिनट तक इसको ऐसे ही रखे रहने दो, फिर नॉब बंद कर देना, फिर मैं आकर देखती हूँ। ये कहकर वो सीधा उसके बेडरूम में चली गई। बेडरूम में सिद्धार्थ आंखें बंद करके एक मोटी रजाई ओढ़े लेटा हुआ था। बीच बीच में उसकी पलकें कांप रही थी। उसके पूरे चेहरे पर पसीना था और वो धीरे धीरे गरा भी रहा था। सिद्धार्थ? आलिया भागकर उसके पास आकर बैठ गई। उसकी आवाज सुनकर सिद्धार्थ हल्का सा कसमसाया और अपनी पलकें उठाने की कोशिश करता हुआ बोला, आलिया, आलिया क्या ये तुम हो? हाँ मैं हूं सिद्धार्थ, मैं आ गई। फिर से उसकी आवाज सुनकर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। क्या बहुत दर्द हो रहा है? तुम फिक्र मत करो, दवा ले लो, अभी थोड़ी देर में तुम अच्छे हो जाओगे। ये कहते हुए वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। सिद्धार्थ को मानना पड़ा कि सुमन का बताया हुआ आइडिया बड़े काम का था। फिर आलिया से धीमी सी आवाज में बोला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और बहुत कमजोरी भी लग रही है। ये पहला मौका था जब वो किसी के सामने जानबूझकर खुद को कमजोर दिखा रहा था, वरना बचपन से लेकर आज तक हजारों प्रॉब्लम अकेले झेल कर भी वो ये सबको जताता रहा कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सिद्धार्थ की इस ट्रिक से आलिया का गुस्सा कब का गायब हो चुका था और अब उस गुस्से की जगह प्यार और केयर ने ले ली थी। तब तक रोहित भी गर्म पानी लेकर आ गया था। आलिया ने उस पानी से उसको एक टाइम की सभी मेडिसिन देते हुए कहा, सिद्धार्थ दवा का टाइम हो गया है, चलो जल्दी से ले लो। नहीं मैं नहीं लूंगा, इसका टेस्ट बहुत कड़वा है, उसने भूरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, कि मिस्टर सिद्धार्थ ओबेरॉय को कड़वी दवा से डर लगता है? अगर दवा नहीं लोगे तो ठीक कैसे होगे? थोड़ी देर पहले वो खुद ही हॉस्पिटल में पेशेंट बनकर पड़ी हुई थी, तब वो खुद उस कड़वी दवा को लेकर इतना हंगामा कर रही थी और अब खुद ही उसको उस दवा के फायदे बता रही थी। मुझ में दवा लेने की हिम्मत नहीं है, एक काम करो तुम मुझे खिला दो, वो कराते हुए धीरे से बोला। आलिया के नेचर में आए बदलाव की वजह से अब वो उसकी ज्यादा से ज्यादा हमदर्दी हासिल करने के चक्कर में खुद को उसके सामने कुछ ज्यादा ही कमजोर दिखा रहा था। आलिया सिद्धार्थ की बात सुनकर शर्मा गई। तुम इतने तेज बुखार में पड़े हो लेकिन फिर भी तुम्हारी बदमाशी नहीं जा रही ना? वो उसके हाथ पर हल्के से चपत मारते हुए बोली, क्योंकि वो समझ गई थी कि जैसे वो कड़वी दवा को पहले अपने मुंह में लाकर उसको खिलाने के लिए पुश करता था, इस बार वो उससे वही कह रहा था। बदमाश कहीं के, मैं ये नहीं करूंगी। आलिया उसका ये मतलब समझ रही थी कि वो अब उसको उस कड़वी दवा अपने मुंह में लेकर उसको खिलाने के लिए कह रहा था। सिद्धार्थ ने धीरे से आंखें खोलकर कहा, लेकिन अगर तुम अपने हाथ से कैप्सूल मुझे खिला दोगी तो इसमें गलत क्या कहा मैंने? जब आलिया ने यह सुना तो बेचारी शर्मिंदा हो गई। वो तो न जाने क्या क्या सोचने लगी थी। उसने जल्दी से वो कैप्सूल लेकर उसको खिला दिया और धीरे से उसका सर उठाकर उसको गुनगुने पानी का एक घूंट पिला दिया। फिर अपनी आस्तीन से आहिस्ता से उसका मुंह पोंछकर उसके सर को धीरे से उठाकर अपनी गोद में रख दिया। सिद्धार्थ को इससे बहुत सुकून मिल रहा था। उसने एक बार धीरे से आंखें खोलकर उसको देखा और धीमी आवाज में पूछा, अब तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना? जवाब में आलिया हल्के से मुस्कुराई और झुककर उसके माथे को चूम लिया। सिद्धार्थ को आलिया की गोद में सर रखकर लेटे हुए देखकर रोहित मुस्कुराया। ओ हाँ, मुझे याद आया, मुझे भी एक जरूरी कॉल करनी है। आलिया, अब तुम प्लीज सिद्धार्थ को देख लेना और अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना, ओके? फिर सिद्धार्थ की तरफ देखकर आंख मारी और बाहर चला गया। अब रूम में बस वही दोनों थे और उनको डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं था। आलिया ने उसके बालों में प्यार से अपनी उंगलियां फेरते हुए पूछा, सिद्धार्थ एक बात बताओगे? आज दोपहर तक तो तुम एकदम ठीक थे, फिर ये अचानक इतना फीवर कैसे हो गया? और इससे पहले भी कभी तुम्हें ऐसे नहीं हुआ? तुम
फिर आज ये। उसने उसका हाथ पकड़कर धीरे से चूमा और कहा, तुम मुझसे जो नाराज हो गई थी ना, इसलिए शायद इसी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। भले ही तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत परेशान था, क्योंकि तुम मेरी कोई बात ही नहीं सुन रही थी और ना ही मेरी बात को समझ रही थी। इससे पहले मुझे कभी इतना बुरा फील नहीं हुआ, इसलिए शायद इससे पहले मैं कभी इस तरह बीमार नहीं पड़ा। सिद्धार्थ उससे आंखें चुराते हुए बात को बनाता हुआ बोला, वरना शायद उसकी आंखों में शरारत देखकर वो साफ समझ जाती कि उसको मनाने के लिए एक ड्रामा किया गया है और इस ड्रामे के सूत्रधार थे उसकी अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड सुमन। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा काफी थका हुआ सा बीमार लग रहा था। वो वाकई एक मंझा हुआ एक्टर था जो उसके सामने इतनी शानदार एक्टिंग कर रहा था। आलिया, प्लीज मुझे अच्छे से सुला दो, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, उसने उसकी गोद में मचलते हुए कहा। उसका ये बच्चों की तरह मचलना देखकर आलिया को हंसी आ गई। उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सर में हल्के हाथों से मसाज कर देती हूँ, तुम आंखें बंद करके आराम से सो जाओ, ओके? उसने भी उसको एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए बोला और धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। उसकी इस हल्की मसाज से सिद्धार्थ को बेहद सुकून मिल रहा था, जो उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन और उसके होठों की हल्की मुस्कुराहट से साफ झलक रहा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी उनमें सुकून आलिया को नजर आ रहा था। थोड़ी देर की मसाज के बाद सिद्धार्थ करवट लेकर थोड़ा पीछे की तरफ हटा और आलिया के कंधे को पकड़कर उसको भी अपने साथ लिटा लिया। अरे ये क्या कर रहे हो? आलिया थोड़ा सा घबराई। कुछ नहीं, लगता है आज कुछ ज्यादा ही तेज फीवर आ गया है, इसलिए मुझे सर्दी भी लग रही है और मेरी पीठ में भी बहुत दर्द हो रहा है, उसने आंखें बंद किए हुए ही कहा। तो थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे लिए हॉट वाटर बैग ले आती हूँ, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम ही तो मेरी हॉट वाटर बैग हो, अब मुझे किसी और वाटर बैग की जरूरत नहीं है, वो उसको अपनी बाहों में कसते हुए बोला। अच्छा मुझे छोड़ो तो सही, वरना रोहित आ जाएगा, वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली। डोंट वरी यार, मुझे पता है वो नहीं आएगा, उसने बड़े इत्मीनान से कहा। आलिया अब तक उसकी बदमाशी समझ गई थी, लेकिन फिर भी उसने उसको कुछ नहीं कहा और उसके सीने पर अपनी ठोड़ी रखकर पूछा, और तुम्हारा फीवर? उसके लिए तुम हो ना मेरे पास, ये कहकर सिद्धार्थ को अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगे हुए वो अब सोच रही थी कि सिद्धार्थ जैसा बिल्कुल फिट लड़का सिर्फ एक मामूली फीवर से खुद को इतना हेल्पलेस महसूस कर रहा है। क्या सच में उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, या ये सब बस उसका बिछाया हुआ जाल है? फिर धीरे धीरे पिछली बातें उसके सामने घूमने लगी। हॉस्पिटल में उसका सिद्धार्थ से नाराज हो जाना, फिर कुछ घंटों बाद ही उसका बीमार हो जाना, फिर रोहित का उसको कॉल करके बुलाना जबकि डॉक्टर घर पर आकर उसको दवा दे चुका था, और अब उसका उसको सीने से लगाकर प्यार जताना ताकि वो इमोशनल होके उससे नाराजगी खत्म कर दे। धीरे धीरे सिद्धार्थ का सब ड्रामा उसकी समझ में आ रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये सब कुछ जानकर भी उससे वो नाराज नहीं हुई, बल्कि उसके इस प्यार पर खुद भी प्यार से मुस्कुरा दी। उसका मनाने का यह अनोखा अंदाज उसको बहुत क्यूट लगा और उसने उसके सीने पर लेटे हुए ही उसको भी बाहों में भर लिया। उसकी नाराजगी दूर करने के लिए वो खुद को बेहद कमजोर दिखाकर उसकी हमदर्दी हासिल करने का पार्ट प्ले करते करते वो उसकी बाहों में ऐसे सो गया जैसे वो उसका कोई तकिया हो। उस रात उसने एक पुराना सपना देखा जिसमें वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड आलू उसके साथ ही है और वो दोनों अपने उसी पुराने घर में बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। सिद्धार्थ पियानो और बीथोवन का फेमस मास्टरपीस फ्यूर एलाइज बजा रहा था और वो उसी के पास खड़ी होकर जुगलबंदी पर वायलिन बजा रही थी। म्यूजिक खत्म करने पर वो उससे बोली, सिद्धार्थ अब मैं कभी वायलिन नहीं बजाऊंगी, ये मुझसे कभी ठीक से बजता ही नहीं। सिद्धार्थ उसकी मासूमियत पर हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बहुत आसान है। तो हम लोग ये चेंज क्यों नहीं कर लेते, तुम वायलिन बजाओ और मैं पियानो बजाऊंगी, उसने झुंझुलाते हुए कहा। भूल गए, तुम ही तो टीवी पर वो कार्टून देखकर मुझसे कहती थी ना कि तुम्हें उस प्रिंसेस की तरह वायलिन बजाना है और मैं उसके प्रिंस की तरह पियानो बजाऊं। तो अब तुम इसके लिए क्यों आ रही हो, तुम रो क्यों रही हो? और वैसे भी मुझे पियानो बजाना ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं पियानो बजाऊंगा। लेकिन फिर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वायलिन बजाना भी सिखा दूंगा। सच में? तुम पक्का मुझे सिखाओगे ना? उसने खुशी से चहकते हुए पूछा। हाँ बाबा, मैं तुम्हें सिखाकर बिल्कुल एक्सपर्ट बना दूंगा, फिर देखना एक दिन हम दोनों एक साथ परफॉर्म करेंगे।
और सब लोग देखते रह जाएंगे। उसने उसकी गोल मटोल गालों को खींचते हुए कहा, पक्का तुम अपना वादा भूल तो नहीं जाओगे ना? उसने पूछा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों की छोटी उंगली से उसकी चोटी को पकड़ते हुए कहा, पक्का वादा। अब खुश? थोड़ी देर में उसकी आंख खुल गई। इतने सालों में आज पहली बार उसने सपने में उसको देखा था। इतने सालों पुरानी याद को अब धुंधली हो जाना चाहिए था, लेकिन वो उसके दिमाग में आज भी वैसे ही ताजा थी जैसे अभी कल की ही बात हो। जहां तक उसको याद है, उसने अपनी जिंदगी में अब तक हर काम परफेक्टली ही किया था। बस एक वादा जो उसने उससे किया था वो अभी भी बाकी था। हाय, मैं हूँ आरजे विधि और आप सुन रहे हैं ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शुरू करती हूँ अगला चैप्टर, गला मेरा